हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोड टेस्ट 20 को लेकर। और इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर और हिंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। जो जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। और आपका ये अपना एक बड़ा ही प्यारा सा एक एप्लीकेशन है जिसमें बिहार के तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं कैरियर 365 पे। दो एप्लीकेशन आपको दिखेंगे, एक होगा जो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए है और दूसरा जो है उस पर हम लोग बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी फीस बहुत ही मिनिमम होगी और तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी होंगे, बेहतरीन टीचर्स होंगे, बेहतरीन मेंटोर्स होंगे, हर तरह के लोग होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे और वो भी वेल क्वालिफाइड होंगे। कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड लोग होंगे और वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हम लोग टेस्ट 20 के ऊपर और एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे कि आखिर उसमें जो पूछा जा रहा है, पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे एसे राइटिंग हो या फिर लेटर राइटिंग हो, नोटिस हो, कुछ भी हो, कैसे वो इम्प्रेसिव हो हमारी राइटिंग, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसके ऊपर बातें होंगी। कैसे कंटेंट डेवलप करेंगे खुद के अंदर, उसके ऊपर बातें होंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के ऊपर। तो लेटर राइटिंग क्या है बच्चे? लेटर राइटिंग के ऊपर मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि लेटर राइटिंग क्या है। एक कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग आखिर है क्या? हम लोगों ने सीख लिया किसी से कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीका है जिसको हम लोग रिटन फॉर्म में हम लोग देते हैं। रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो क्या है? लेटर राइटिंग। चाहे वो अपने भाई से हो सकता है, वो अपने दोस्त से हो सकता है, वो अपने पेरेंट्स से हो सकता है, वो अपने किसी कलीग से हो सकता है, वो किसी प्रिंसिपल से हो सकता है, अपने हेडमास्टर से हो सकता है, किसी ऑफिशियल से हो सकता है, किसी अधिकारी से हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट से हो सकता है। लेकिन वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वो होता है एप्लीकेशन या फिर लेटर्स, है ना। लेटर में कुछ बच्चों का कमेंट ये आया है कि सर कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया कीजिए, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया कीजिए। मैं ये कहूं कि स्टैंडर्ड वर्ड्स मीन व्हाट? स्टैंडर्ड वर्ड्स मीन्स व्हाट? क्या होता है उसका मतलब? उनके कहने का ये तात्पर्य होता है कि कुछ लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी या फिर इसी को कह सकते हैं रेयर वर्ड्स। क्या कम्युनिकेशन में रेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आप रेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला अगर कुछ नहीं समझ पाता है उस वर्ड्स की मीनिंग, तो हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल अधूरा रह जाता है और हमने जो बात कहनी चाहिए है वो सामने वाले तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता। तो कभी भी ये गलती ना करें कि कुछ अच्छे वर्ड्स मतलब रेयर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो काफी फेमिलियर होते हैं, उनमें से ही ढूंढ करके उसका इस्तेमाल किया कीजिए, है ना। तो इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो लो फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हो। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, एक लेटर है। और सबसे पहली बात तो ये, जब भी एग्जामिनेशन में लेटर्स या एप्लीकेशन या कुछ भी लिखने के लिए है तो उसके इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। कह रहा है कि राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये 50 वर्ड्स में ही इसे कंक्लूड करना है, 50 वर्ड्स में होना चाहिए। कहने का ये मतलब ना कि कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर जो तैयार किया जाता है अगर 2 घंटे का है तो 2 घंटे का मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सॉल्व किया जा सकते हैं विद इन 2 आवर्स। तो हर क्वेश्चन पे जो ध्यान देना है वो यही देना है कि 50 वर्ड्स में है तो 50 वर्ड्स में हम लोग कंक्लूड करें, ठीक है। चलिए, मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 50 से ज्यादा भी आपको देता है तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं बात करने जा रहा हूँ लेटर टू अ एनजीओ फॉर हेल्पिंग अ सीनियर सिटीजन। क्या हो सकता है? एक एनजीओ को हमें एक लेटर लिखना है कि एक सीनियर सिटीजन कोई है कि हेल्प की जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? एक लेटर लिखना है एक एनजीओ को। हाँ, इसमें हम लोग क्या दिखा सकते हैं? कोई एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लोकेलिटी में है या कहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत भयावह है, तो इसलिए उनको हेल्प की जरूरत है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है,
लेकिन कुछ भी हो सकता है वो अकेले हैं, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है, हो सकता है उनके कोई लोग हैं लेकिन वो लोग उनका केयर नहीं करते हैं, इसलिए वो अकेले पड़ गए। रीजन हो सकता है, आप कुछ भी एक लाइन मेंशन करके आप वहां से निकल सकते हैं, बता सकते हैं। और फाइनली जो आपको लिखना है कि उनकी स्थिति बहुत वर्स्ट है, इसलिए उनको हेल्प की जरूरत है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मदद की जाए। यही हो सकता है ना लेटर। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आप जहां भी लिखेंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको लिखने को आएगा ये, ठीक है। तो आप सबसे पहले सेंडर एड्रेस में क्या एग्जामिनेशन हॉल है, और मैं जो बात करूंगा एक से दो तरीके की बात करूंगा कि आप कैसे लिखें तो आपकी राइटिंग अच्छी हो। पहले आप देख लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला तरीका है आपका कि एग्जामिनेशन हॉल एड्रेस हमने दे दिया, ये डेट हमने दे दिया ऐसे, या फिर इसी को आप ऐसे भी दे सकते हैं 26 अप्रैल 25, है ना, आप ऐसे दे सकते हैं। अप्रैल जब लिखेंगे तो 26 लिखेंगे, लेकिन अगर पहले लिखेंगे तो 26 लिखेंगे। इसे पढ़ा कैसे जाता है, 26 ऑफ अप्रैल 025। टू हमने किया द मैनेजर दीर्घायु, हमने एक एनजीओ का नाम दे दिया दीर्घायु एनजीओ, कहाँ है तो पटना। पटना आप यहाँ छोड़ो, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी थी तो मैंने वहां लिख दिया है पटना, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा, क्योंकि ये एड्रेस अब हो रहा है यहाँ पूरा, जहां पूरा हो रहा है वहां फुल स्टॉप देंगे, बाकी जगह क्या करेंगे, कॉमा देंगे। सब्जेक्ट हमने लिख दिया क्या, सीकिंग हेल्प और सीनियर सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन के हेल्प के लिए देख रहे हैं, उसी के लिए हमने लिखा है। आप यहां जो लिखते हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं डियर सर, चलिए ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, ये हियनस क्राइम है, अगर रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं इसका मतलब है कि आप सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टेड सर नहीं। और डियर सर से भी लिखने से अच्छा है कि सिर्फ आप सर करके निकलिए, सर लिखिए और निकलिए। तो मैं लिख दिया सर, इसके बाद कॉमा, आप बिल्कुल ध्यान देंगे हर एक पे। आई नीड योर हेल्प फॉर इट, मैंने जो लिखा है, एक 72 ईयर्स ओल्ड महिला है जिनको हेल्प की जरूरत है। देखिए, आई नीड योर हेल्प फॉर 72 ईयर्स ओल्ड लेडी हु हैज बीन रिसाइडिंग इन माई सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर मुझे 50 वर्ड्स में कंक्लूड करना है तो आई नीड योर हेल्प फॉर ए 72 ईयर्स ओल्ड लेडी, बस। के बाद हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लिया कि थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया जाए वर्ड्स, तो क्या होना चाहिए, शी इज अ विडो एंड हैज नो चाइल्ड, हर कंडीशन इज वर्स, आई गॉट टू नो अबाउट योर एनजीओ हेल्पिंग मेनी सीनियर सिटीजन, मेनी एल्डरली सिटीजन्स पैशनेटली। मुझे ये पता चला है, देखिए गॉट टू नो, गेट टू नो का मतलब क्या होता है, गेट टू नो के इन शब्दों का इस्तेमाल बढ़िया से क्या कीजिए, गेट टू नो या कम टू नो, इसका मतलब ही होता है पता चलना। तो हमें पता चला है या मुझे पता चला है, तो आप बहुत लोग यही नहीं लिख पाएंगे कि मुझे पता चला, तो लिख देंगे आई नो, मैं जानता हूं। नहीं, मुझे पता चला कि आप जो है ना बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, वो भी पैशनेटली, बहुत ही पैशन के साथ कर रहे हैं, है ना। तो आई गॉट टू नो अबाउट योर एनजीओ हेल्पिंग मेनी एल्डरली सिटीजन्स पैशनेटली, आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ दिस लोनली लेडी हु हैज नो वन टू टेक केयर ऑफ, बस खत्म, ठीक है। तो इतने में अगर हमने लिखा तो हमारा जो लेटर था वो क्या हुआ, हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जो जो बातें कहनी थी सारी बातें हमने कह डाली, ठीक है। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप आएगा और योर्स ट्रूली, उसके बाद कॉमा, नीचे आपका अपना नाम हो गया, XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट आ गया समझ में। सारा जो है इस तरफ से शुरू हुआ है, यहां हमने फ्रॉम नहीं दिया है, यहां आप नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और जो है तरीका वो क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन हॉल मैंने यहां दिया, साथ में यहां हमने दे दिया फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल पटना टू, हाँ यहाँ पटना यहां आ सकता है, ठीक है, यहां से हटा दीजिए, पटना यहां आ गया। सब्जेक्ट, अब देखिए सर, यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो यहां जहां खत्म हो रहा है मैंने वहां से शुरू किया है, बातें वही हैं, लेकिन इसमें जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके बाद से नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन शुरू हो रही है। आई गॉट टू नो अबाउट योर एनजीओ हेल्पिंग मेनी एल्डरली सिटीजन्स पैशनेटली, है ना, वहां से शुरू किया हमने, फिर किया।
और डेट जो है पहले आपने यहां लिखा था, आप डेट यहां भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई एरर नहीं है, बहुत ही परफेक्ट होता है। योश ट्रूली, देखिए ये अगर यहां आ रहा है तो ये यहां आना चाहिए, योश ट्रूली के बाद कॉमा बिल्कुल आएगा ही आएगा। और याद रखिए कि खास करके एग्जामिनेशन के लिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह जो फॉर्मेट चल रहा है वो यही चल रहा है। हर जगह जो फॉर्मेट चल रहा है वो यही चल रहा है कि फ्रॉम लिखेंगे, टू लिखेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे आगे, है ना। तो ये एक बेहतर तरीका है, इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने जा रहे हैं। ये मान लिया कि वहां जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, अगर थोड़े से ओल्ड एज के हैं, उन्होंने वो फॉर्मेट देखा जो आज के डेट का वो लेटेस्ट जो है, और उनको वो अच्छा नहीं लगा, वो क्या करेंगे, आपका मार्क्स क्या करेंगे, वो डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मेट है तो हो सकता है नए लोग भी चेक करेंगे, तो इस पे आपको मार्क्स देंगे ही देंगे, क्योंकि ये गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके का फॉर्मेट यूज किया कीजिए, ताकि आपको आपके स्कोर जो है वो मैक्सिमम हो सके। और मैं इससे ऊपर पहले भी दिखा चुका हूं कि हाईकोर्ट के कुछ लेटर्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, जो आपको जिससे आपको पता चल चुका है कि ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो ये एक लेटर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आज एक लेटर राइटिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो क्या है, एक लेटर लिखना है बच्चे 50 वर्ड्स में। वो क्या है कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें फी कंसेशन की बात होनी चाहिए, है ना। और जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता आया हूं कि जब भी लेटर राइटिंग करें या एप्लीकेशन लिखें, तो अपने शब्दों का चयन, वर्ड्स जो चूज करेंगे वो बहुत ही सिंपल चूज करेंगे, ताकि अपनी बातों को क्लियरली साफ साफ कह सकें और आसान शब्दों में कह सकें, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल जहां से आप लिखेंगे, वहां मोस्ट प्रोबेबली यही देखा जाएगा कि आप जब भी लिखेंगे तो ये कहाँ लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में। मैंने मेंशन किया एग्जामिनेशन हॉल, सेंटर एड्रेस के ऊपर, टू द प्रिंसिपल हाई राइज स्कूल, मैंने एक नाम दे दिया है पटना, ठीक है। एड्रेस जब भी देखेंगे यहाँ भी देखिए कॉमा दीजिए यहाँ, ताकि वो सेंडर एड्रेस अब कंप्लीट हो जाए। यहाँ भी एक एड्रेस है, प्रिंसिपल कॉमा हाई राइज पब्लिक स्कूल पटना, सब्जेक्ट रिगार्डिंग फी कंसेशन। सर, I am XYZ, a student of class 9th in your prestigious school. I am writing to humbly request a fee concession due to my family's current financial constraints. तो आज के डेट में जो चल रहा है, यहाँ मैंने डेट मेंशन नहीं किया, डेट यहाँ दे देना है बच्चे, डेट यहाँ देना है। और डेट कैसे देना, डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लिखना है 18 मई 025 या फिर मई 18 025, अगर 18 पहले लिखा है आपने तो 18th कीजिए, और मई 18 है तो ठीक है। ये दो पॉपुलर सा फॉर्मेट है और ये बहुत ही अच्छा है, कहीं से कोई डिडक्शन नहीं है ना। यही दोनों तरीके, आप कोई भी एक तरीका आप अपना लीजिए और वही आप फॉलो किया कीजिए। हाँ, मैंने कहा कि मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, इसलिए मुझे फी कंसेशन चाहिए। माय फैमिली इनकम हैज बीन अफेक्टेड बाय द बैंक्रप्सी ऑफ फादर्स बिजनेस। मेरे फादर का जो बिजनेस है वो बैंक्रप्ट हो गया है। मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ लिख सकता हूँ, अगर 50 वर्ड्स में कंक्लूड करना है तो मैं यहीं करूंगा, उसके बाद सीधा यहाँ से आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर 50 वर्ड से ज्यादा आ जाए 100 वर्ड्स में, तब क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे उसे, तब आप थोड़ा सा काउज भी बताएंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन क्यों बुरा हुआ, तो बताएंगे कि मेरे फैमिली का जो इनकम है वो क्या हुआ कि हैज बीन अफेक्टेड बाय द बैंक्रप्सी ऑफ माय फादर्स बिजनेस। मेरे फादर का जो बिजनेस है वो क्या हो गया, बैंक्रप्ट हो गया। बैंक्रप्ट का क्या मतलब, दिवालिया घोषित हो जाना, बैंक्रप्ट हो गया। दिस हैज मेड इट चैलेंजिंग फॉर अस टू मीट आवर बेसिक एक्सपेंसेज, लेट अलोन अफोर्ड द स्कूल फी। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बेसिक एक्सपेंसेज है डेली का, वो भी खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया है, और लेट अलोन अफोर्ड द स्कूल फी, और उसके साथ ही क्या हुआ है, स्कूल फी अफोर्ड करना मुश्किल हो।
आई एम ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखिए कोई फी आपको कंसेशन करेगा उसके लिए आपको थोड़ा तो बताना पड़ेगा कि हाँ आप एक मेधावी छात्र हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। आई एम अ डिलीजेंट स्टूडेंट एंड हैव ऑलवेज मेंटेन गुड एकेडमिक स्टैंडिंग। कहने का मतलब मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूं और मैंने एकेडमिक में एक अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है। आई एम ईगर टू कंटिन्यू, मैं उत्सुक हूं। आई एम ईगर टू कंटिन्यू माई studies and I would be deeply grateful if you would consider my request for a fee concession। मैं अपने स्टडी को जारी रखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं और मैं ये चाहूंगा कि आसानी से मैं इसको पूरा कर सकूं और हमें हमारी फीस के साथ कंसेशन किया जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मुझे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यो सिंसियरली, सिंसियरली के बाद हमेशा कॉमा है ना, के बाद XYZ अपना क्लास 10th रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। आज हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। पैराग्राफ राइटिंग एक ऐसा स्किल जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी टॉपिक अगर आपको दिया जाए उसके बारे में आपको पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए। या फिर जब भी आपको कोई 2 टॉपिक दिया जाए या 3 टॉपिक दिया जाए और उसमें से किसी एक पे लिखना है तो करना क्या है, पहले उस टॉपिक को चूज करना है जिसके बारे में आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बेहतर जानते हैं, है ना। हो सकता है जीएसटी एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में लोग आप ना जान पा रहे हो। जीएसटी का नाम तो सुना है लेकिन उसके बारे में आप बहुत ज्यादा लिखने के लिए सक्षम नहीं है, तो इससे आप चूज नहीं करेंगे। ब्रेन ड्रेन के बारे में अगर आपको पता है तो ब्रेन ड्रेन के ऊपर लिखेंगे। अब जीएसटी होता क्या है, क्या होता है, और ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन तो होता है यही ना कि यहाँ के जो भी मेधावी छात्र होते हैं, जो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, वो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, वही कहलाता है ब्रेन ड्रेन। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे कंट्री पे, हम हर किसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए आज का टॉपिक है क्या, जीएसटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी और उसका इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि पहले क्या होता था कि बहुत तरह के टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, सबको एक कर दिया गया, है ना, सबको एक कर दिया गया और एक ही चीज पे कई बार टैक्स लगता था, उसको खत्म किया गया, है ना। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई। ये सारी बातें होनी चाहिए, कंटेंट आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, तभी आप उसको आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। जीएसटी क्या है, हम कहते हैं कि इमेजिन कीजिए कि देयर वर मेनी डिफरेंट टैक्सेज यू हैड टू पे व्हेन यू बाउट थिंग्स और व्हेन बिजनेसेस सोल्ड थिंग्स। आप सोचिए कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, उसके ऊपर बहुत तरह के टैक्सेस अगर लगा दिए जाए तो आपके लिए कैसा होगा, हेक्टिक होगा, बहुत ही मुसीबत होगा ना, आपको बहुत परेशानी होगी। जीएसटी ने क्या किया है कि जीएसटी लाइक ब्रिंगिंग ऑल दो डिफरेंट टैक्सेस टुगेदर, सबको एक साथ लेकर आ गया है। टैक्स तो लगेगा लेकिन सब अब एक साथ लगेगा, अलग अलग से नहीं लगेगा कि हर बार यहाँ भी टैक्स देना है वहां भी टैक्स, वो खत्म हो गया। एक बार पे कीजिए, काम आपका खत्म हो, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, देखिए बातें क्या क्या हुई। वन टैक्स इंस्टेड ऑफ मेनी, बहुत सारे जो टैक्स लग रहे थे उसके ऊपर अब कितना टैक्स लगेगा, एक ही बार टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग सेवरल डिफरेंट टैक्सेस देयर इज नाउ मोस्टली जस्ट वन कॉल्ड जीएसटी। बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके अब जो एक टैक्स लाया गया वही कह रहा है क्या, जीएसटी। नो मोर टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था, आपने जो टैक्स दिया है उसके ऊपर फिर से टैक्स लगता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि बिफोर समटाइम्स यू पे टैक्स ऑन समथिंग दैट ऑलरेडी हैड टैक्स ऑन इट। कोई चीज आपने अगर खरीदा है, परचेज किया है, तो उस पर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं और फिर से आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं खरीदने में, है ना। तो जीएसटी ट्राइज टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। वन बिग मार्केट, इससे क्या हुआ, एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा बाजार खुला है। जैसे जीएसटी हेल्प्स मेक इंडिया फील मोर लाइक वन बिग मार्केट बिकॉज द टैक्सेस आर मोस्टली द सेम एवरीवेयर। इससे क्या हुआ ना कि यहाँ टैक्सेस ज्यादा है, वहाँ टैक्सेस कम है, ऐसा नहीं है।
अब क्या हुआ, हर जगह टैक्सेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेंट्रल टैक्सेस है, हाँ स्टेट टैक्सेस थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बाकी ये हर जगह लगभग क्या हो गया, इक्वल हो गया। इजियर फॉर बिजनेसेज, बिजनेस के लिए आसान कैसे हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक ही बार हर चीज पे टैक्स पे करना, भले आपको क्वार्टरली पे करना पड़े वो अलग चीजें हैं टाइम, लेकिन करना सब मिला करके अब एक ही टैक्स पे करना है। फॉर मेनी बिजनेसेस पेइंग टैक्सेस हैव बिकम अ बिट सिंपलर, सिंपल हो गया। सम थिंग्स गॉट चीपर, कुछ चीजें जो है वो क्या हो गई, आसान हो गई, मतलब सस्ती हो गई। द टोटल टैक्स ऑन सम आइटम्स हैज एक्चुअली गॉन डाउन। सम प्रॉब्लम्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अब क्या है इसके चैलेंजेस भी हैं। बड़े लोग को तो आसान हुआ है, लेकिन छोटे बिजनेस वालों को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। स्मॉलर बिजनेसेस समटाइम्स फाउंड इट ट्रिकी टू गेट यूज्ड टू न्यू सिस्टम्स एट फर्स्ट। बात में उनको लगता है कि ये सरकार की कोई चाल है जो हमसे पैसे ठग सकती है, एक ट्रिक साबित हो सकता है, ऐसा छोटे बिजनेस करने वालों को ऐसा लगता है। इससे उनके अंदर क्या आती है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि अगर इतना अर्न होता है तो इतने में इतना, जबकि हकीकत उनको मालूम नहीं होता है कि कितना आएगा उसके बाद कितना टैक्स लगना है। जैसे 20 लाख के नीचे आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, उसके बाद अगर आए तभी आपको जीएसटी के अंदर आना है। ऐसे बाकी पे टैक्स लगेगा, आप आईटीआर फाइल करेंगे, लेकिन जीएसटी तब लगेगा जब आपका टर्नओवर 20 लाख से अबव होगा। ठीक है, मोर क्लियर टैक्सेस, हमने वही कहा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जीएसटी मेक्स द टैक्स सिस्टम मोर ओपन एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, could help the economy grow because it's easier to trade between states and the economy might grow faster. एक दोनों स्टेट्स के बीच में जब भी ये आएगा तो ये आसान हुआ है, और उनके बीच आसान क्या हुआ, जीएसटी के आने से के अंदर ट्रेड करना आसान हो गया है, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जीएसटी इज अ बिग चेंज दैट ट्राइज टू मेक टैक्सेस सिंपलर एंड हेल्प द कंट्रीज इकोनॉमी, even though it had some challenges at the beginning. हाँ, शुरुआत में तो कोई भी नई चीज आती है तो उसके साथ चैलेंजेस तो होते ही हैं। किसी को अगर पैराग्राफ लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे कर दिया कि क्या है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जिसको कहा जाता है, इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन जुलाई 1, 2017. The comprehensive indirect tax tax reform aimed at unifying the country's fragmented tax system. कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो एम है वो किसी बहुत सारे जो फ्रैगमेंटेड जो टैक्स है, मतलब बटा हुआ जो टैक्स है, हर जगह डिवाइडेड है बहुत तरह से, उनको यूनिफाई किया गया, मतलब उसको इकट्ठा किया गया, और ये इसका सबसे बड़ा क्या हुआ फायदा है। It replaced a complex structure of multiple state and central taxes. इसने क्या किया, मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है उसको क्या किया, इसने खत्म किया, creating a single national market. GST has simplified tax compliance, reduced the cascading effect of taxes, and enhanced transparency in the taxation system. हमने जो जो बातें की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। आप एक एक लाइन को आप सही से पढ़ेंगे, आपके अंदर ये आ जाएगा कि हाँ ये क्या बेहतर हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से करें, है ना। तो ये आपका जीएसटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आपका ये खत्म हो गया, है ना। चलिए चलिए आज का एक नया टॉपिक है बच्चे, क्या है, ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन पे पैराग्राफ राइटिंग से पहले हमारे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि आखिर ब्रेन ड्रेन होता क्या है, क्या होता है ब्रेन ड्रेन, क्या होता है। जैसे आप सुने हैं कि बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स इंडिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो नासा में काम करने लगे, कुछ लोग कहीं और काम करने लगे। रीजन क्या, रीजन क्यों, पहले तो होता है ये कि यहाँ के जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं वो यहाँ अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, ये होता है ब्रेन ड्रेन। अब बात करते हैं ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, और ऐसा करने से हमारे कंट्री को, यानी उस जिस कंट्री से वो छोड़कर जाते हैं उस कंट्री को क्या क्या नुकसान हो सकता है ना, सारी बातें करेंगे। जैसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि व्हाट इज ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो मैंने अभी बताया, व्हाई डज ब्रेन ड्रेन हैपन, इस रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है ब्रेन, हाउ डज इट
अफेक्ट इंडिया, अगर इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं इंडिया पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? इज देयर एनी बेनिफिट, क्या इसका कोई बेनिफिट है? व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप ब्रेन ड्रेन, और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगर ब्रेन ड्रेन की बात किया जाए तो मैंने अभी बताया आपको कि जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ये कहलाता है ब्रेन ड्रेन। अब ये होता क्यों है? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो रिसोर्सेस नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसका मैं इस्तेमाल करके अपने सारे पोटेंशियल को लोगों के सामने ला सकूं। तो इसके लिए भी लोग जाते हैं। लोग इसलिए भी जाते हैं कि यहाँ उनको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको सैलरी वेजेस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ी डाउन रह जाएगी, इसलिए वो चले जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो रीजन हो गया। हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया? अब बताइए, इंडिया से अच्छे अच्छे लोग अगर चले जाएं तो इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जिस स्पीड से, जिस रैपिडली जैसा ग्रो करना चाहिए इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के हर एक डेवलपमेंट को, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्या वैसा करेगा? नहीं कर पाएगी। उस तो इंडिया को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इज देयर एनी बेनिफिट? बेनिफिट तो सिर्फ यही हो सकता है कि यहाँ के लोग वहां जाकर के इंडिया का नाम कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम ऐसा होता है। जैसे सुनीता विलियम्स, बस ये कहा गया कि वो इंडियन ओरिजिन की हैं, नहीं हुआ ना, और तो कुछ नहीं हुआ। स्किलफुल लोग वहां चले तो गए, ठीक है। हाँ, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप ब्रेन ड्रेन? तो कैसे रोका जा सकता है? तो इसको ऐसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट को वैसे मेजर्स स्टेप लेने चाहिए कि उनको अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाए, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके जैसे गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। इस तरीके से ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। हम लोग इसके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले कंटेंट के ऊपर ही बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, क्या हो सकता है। ब्रेन ड्रेन मीन्स होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल फ्रॉम देयर होम कंट्री टू अनदर कंट्री। जो मूवमेंट हो जाता है, जो लोग मूव कर जाते हैं, जो पलायन कर जाते हैं अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में, वही कहलाता है क्या? ब्रेन ड्रेन। और क्यों करते हैं? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। इट इज ए कॉमन इशू इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये कॉमन इशू है कहाँ? डेवलपिंग कंट्री में। जो डेवलप कर रही होती कंट्री वहाँ होता, तो वहाँ सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छा पे करने में एबल भी नहीं होते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए ब्रेन ड्रेन होता है। काउजेज क्या हो सकते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रोड, हाईएस्ट सैलरीज एंड गुड लाइफस्टाइल, एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज, लैक ऑफ कैरियर ग्रोथ इन होम कंट्री। देखिए, यही मैंने अभी बात की ना कि ये सब हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑन इंडिया, लॉस ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। हम लोग क्या करते हैं, इनको खो देते हैं, का लॉस होता है। slower growth in important sectors like health, education and technology। जब यहाँ के लोग जो हाईली स्किल्ड हैं, यहाँ के लोग अगर बाहर ही चले जाए, यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, तो यहाँ क्या होगा? उनके ऊपर ग्रोथ कम होगा। वेस्टेड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और जो मेन रूप से जो हमारा जो लॉस हो रहा है कंट्री का, कि उनको जो स्किल बनाने के लिए, उनका जो स्किल डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट का खर्च होता है, वो तो वेस्ट हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं? दूसरे कंट्री में जाकर अपनी प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो इंडिया का क्या हो गया? बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्रिएट्स अ गैप बिटवीन टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है हमारे कंट्री पे। सम पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव क्या होता है कि पीपल, लोग बाहर कमाते हैं तो वहाँ के पैसे यहाँ भेजते हैं, एक फायदा ये, ठीक है। तो पीपल सेंड मनी बैक टू देयर फैमिलीज। सम रिटर्न विथ न्यू स्किल्स एंड ग्लोबल एक्सपीरियंस। और कुछ लोग वहां से वापस आते हैं, वहां का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और यहाँ काम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ही होता है कि कुछ लोग आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपने कंट्री को भी वो एक नया स्किल मिलता है, और जब उनके पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसका वो यूज अपने कंट्री में आकर करते हैं। बस ऐसे ही फायदे होते हैं, इसी तरीके के फायदे होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो प्रोवाइड बेटर जॉब्स
एंड सैलरी इन इंडिया, ठीक है, इंप्रूव एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज, सपोर्ट इनोवेशन एंड यंग टैलेंट। ये करके इसको रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर पैराग्राफ लिखना है तब कैसे लिख देंगे? सेम बातों को हमने ऐसे कह दिया कि इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन मीन्स, बात कहां से करना है कि ब्रेन ड्रेन के बारे में अगर लिखना है तो ब्रेन ड्रेन मीन्स क्या होता है? When talented and educated people leave their country to work for or study in another country, जब टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री चले जाते हैं काम करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो यही कहलाता है ब्रेन ड्रेन। इन इंडिया मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट गो अब्रॉड बिकॉज दे गेट बेटर जॉब्स, हायर सैलरीज एंड गेट अ गुड लाइफस्टाइल देयर। तो ये सब मिलता है इसलिए वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। This creates a problem for India because the country spends money and time on their education. इंडिया क्या करती है कि उनके ऊपर टाइम भी देती है, खर्च भी करती है, फिर वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ का जो खर्च हुआ, जो वेस्ट हो गया, टाइम भी गवर्नमेंट ने दिया है और उनके ऊपर खर्च भी किया है, वो दोनों क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। बट अदर कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम देयर स्किल्स, लेकिन यहाँ का डेवलप किया गया स्किल बाहर वाले उसका फायदा उठा लेते हैं, अच्छी सैलरी दे करके, उनको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे करके फायदा होता है। एज ए रिजल्ट इंडिया लॉसेस स्मार्ट पीपल हु कुड हेल्प इन इट्स प्रोग्रेस। हाउएवर देयर आर आल्सो सम गुड साइड्स ब्रेन ड्रेन। हाँ, इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसा अभी मैंने बताया। क्या क्या हो सकता है? वहां से वो पैसे भेजते हैं, है ना। People who move abroad often send money back to their families in India, and some even come back with new skill or global experience, new knowledge and experience. To reduce brain drain, India should give better job opportunities, good salaries and better work conditions so that talented people choose to stay and help their own country grow. ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन से आपने क्या समझा? सारी बातें हो गई। तो पैराग्राफ राइटिंग बहुत मुश्किल नहीं है। कहां से शुरुआत करना है? ब्रेन ड्रेन होता क्या है? तो सबसे पहले वो हमने लिख दिया, क्यों होता है रीजन हमने लिख दिया, इंपैक्ट क्या पड़ा, क्या अफेक्ट करता है इंडिया को, वो हमने लिख दिया। उसके बाद उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज बात करने जा रहे हैं एक नोटिस के ऊपर। नोटिस कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले तो ये कि नोटिस लिखने के लिए आप एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बना हुआ है, आपका दिख रहा है, जो दूसरे कलर से है वो दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है, बॉक्स बना हुआ है। चलिए, नोटिस में करना क्या है बच्चे? तो तरीके हैं, कहां से लिखना है, क्या लिखना है, सब वैसे मेंशन कर देना है। कह रहा एज प्रेसिडेंट, कहा जा रहा है कि आप क्या हैं? प्रेसिडेंट ऑफ ओएसिस यूथ क्लब, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग ऑल द क्लब मेंबर्स टू वॉलंटियर फॉर द क्लीनिंग कैंपेन। क्लीनिंग कैंपेन के लिए आपको क्या लिखना है? नोटिस जारी करना है। और आप कौन है? प्रेसिडेंट है किसके? ओएसिस यूथ क्लब के। आप ओएसिस यूथ क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते आपको एक नोटिस जारी करनी है कि जितने भी क्लब मेंबर हैं वो क्लीनिंग कैंपेन में भाग, ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर क्लब एट पटना रेलवे स्टेशन, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप जहां से लिख रहे हैं वो ओएसिस यूथ क्लब, फिर आप लिखेंगे नोटिस। आप डेट यहां लिख सकते हैं या फिर डेट यहां भी लिख सकते हैं, डेट यहां भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जो सब्जेक्ट है अपना वो बीच में आप दे दें। फिर जो बातें हैं सीधी बातें, ऑल मेंबर्स आर इनवाइटेड टू वॉलंटियर फॉर द क्लीनिंग कैंपेन एट पटना रेलवे स्टेशन। डेट मेंशन कर देंगे ऑन May 5, 2025 फ्रॉम 8 AM to 12 PM। बस खत्म हो गया अपना। क्या है? Wear comfortable clothes and bring gloves. Let's join hands to keep our city clean। बड़ा मोटिवेशनल लाइन है ना। और आपको जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो भी हमने लिख दिया। बेहतर हो गया, यहीं तक खत्म कर सकते थे। ये दोनों लिखने से आपकी राइटिंग क्या हो गई? बहुत अच्छी हो गई, है ना। आप कौन है? प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? ओएसिस यूथ क्लब के। कोई दिक्कत? तो राइटिंग ऐसे ही लिखना है, नोटिस राइटिंग। ये आपका एक नोटिस राइटिंग हो गया। कोई दिक्कत? चलिए
हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक नोटिस लिखना है। क्या है बच्चे कि आर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, राइट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है, ये भी ध्यान देना है। टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। सारे जो जरूरी डिटेल्स है वो आपको दे देने हैं और 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। चलिए, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? कहाँ से आप लिख रहे हैं? कोई नाम नहीं है तो आपने एक लिख दिया है कि आप एक XYZ स्कूल से लिखा जा रहा है स्कूल के बोर्ड पे, तो मैंने लिख दिया XYZ स्कूल। नोटिस है, डेट आप यहां भी दे सकते हैं, डेट आप यहां भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट यहां देते हैं तो ये इधर लिखेंगे, डेट यहां देते हैं तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, यही है ना सब्जेक्ट, ये हमने हेडिंग दे दिया। The Arts Club is organizing a drawing and painting competition on May 7, 2025. Time बता दिया हमने at 10 AM in the art room. Interested students from all classes can register with the art teachers by May 5. 7 मई को क्या है? कंपटीशन है। 5 मई तक अपने टीचर्स के साथ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एक्साइटिंग प्राइसेस अवेट, आपके लिए जो एक्साइटिंग प्राइज है वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है आपका। आर्ट्स क्लब इंचार्ज आपका यहाँ पे सिग्नेचर जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये होता है नोटिस राइटिंग। आगे बात समझ में, बिल्कुल टू द पॉइंट करना होता है, क्योंकि कह रहा है कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इसका मतलब क्या कि 50 वर्ड्स में उसको क्या करना है? कंक्लूड करना। एक आध दो वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि 50 का है तो ऐसा नहीं कि आप 100 में लिखने लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, हो गया। यह फिल इन द ब्लैंक्स, इट मींस क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान होता है। क्या है कि टूरिज्म इज, पहले इसको समझिए, वन, ये होता है वन ऑफ द, उसके बाद होता है प्लूरल नाउन। क्या होना चाहिए? टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस। नाउन कैसा है? प्लूरल नाउन है। इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग at least 200 million jobs, at least 200 million, sorry, at least 200 million jobs. It is vital for economy, sorry, it is vital for the economics of, क्या होना चाहिए? हाँ, many countries, काउंटेबल के लिए क्या लगाएंगे? मेनी कंट्रीज। द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज, देखिए इसकी खामियां क्या है? द डाउन साइड, उसकी खामियां क्या है? डाउन साइड मीन्स क्या है? खामी। द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। टूरिज्म जो है ना, क्लाइमेट चेंज का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये इसकी क्या है? खामी है। जब एक अच्छे प्लेस पे, साफ सुथरे जगह पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जब जाएंगे तो वो भी प्लेस क्या होगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा हर तरीके से। तो क्लाइमेट चेंज वहां से भी होना शुरू होता है। क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन, देखिए ओमिशन नहीं, एमिशंस होता है। कार्बन एमिशन इट कॉजेज, ये आपका हो गया, ये आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हिंदी डिस्क्रिप्टिव। हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, और ये अपना है टेस्ट नंबर 20। चलिए, हिंदी डिस्क्रिप्टिव में क्या हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसका कैसे अटेम्प्ट लेना है, हर एक के ऊपर बात करेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपके मोबाइल पर फर्जी बिक्री कॉल, बिक्री कॉल का मतलब समझते हैं कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, ये कर लीजिए। इस पे कार्रवाई के लिए पुलिस को एक शिकायत पत्र लिखना है। अब शिकायत पत्र लिखना है, उसमें आप क्या क्या लिखें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो हमने दे दिया सबसे पहले प्रेषक। प्रेषक इंग्लिश में जो लिखते हैं फ्रॉम, तो प्रेषक आप दिया कीजिए अपना नाम, अब सब कहां से लिख रहे हैं? परीक्षा भवन पटना।
सेवा में थाना प्रभारी सदर थाना पटना, पटना आप यहां भी दे सकते हैं नीचे, यहां से हटा के, ठीक है। विषय क्या है, मोबाइल पर आ रही फर्जी कॉल्स के संबंध में शिकायत। दिनांक आप यहां भी दे सकते हैं, दिनांक आप यहां भी दे सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। दिनांक आप यहां भी दे सकते हैं। दिनांक यहां अगर आप देंगे तो ये जो है ये आप यहां ले आएंगे, है ना, इसके सामने। जब एक लाइन से शुरू करेंगे तो यहां लिखेंगे, उधर लिखेंगे तो उसको वहां लिखेंगे। चलिए ठीक है। महोदय, देखिए आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है, बहुत ही शुद्ध होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं, अपना पूरा नाम आप दे दीजिए, कौन है आप, अबस, आपके क्षेत्र जो भी है का निवासी हूं, पिछले कुछ दिनों से मेरे मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबरों से बार बार फर्जी बिक्री संबंधी कॉल्स आ रही हैं। इन कॉल्स में मुझे विभिन्न योजनाओं, लोन ऑफर, नकली प्रोडक्ट्स और अन्य सेवाओं के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जिससे मेरी निजता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैं इन नंबरों को ब्लॉक करने की कोशिश की, किंतु अलग अलग नंबरों से बार बार कॉल्स आ रही हैं। मुझे संदेह है कि यह कोई ठगी या साइबर धोखाधड़ी का प्रयास हो रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें, जिससे मुझे और मेरे जैसे अन्य नागरिकों को इन परेशानियों से राहत मिल सके। साथ ही यदि आवश्यक हो तो मैं इन संबंध में आपको जरूरी दस्तावेज, मतलब जो प्रूफ, जो सबूत है, इस संबंध में और जानकारी या सबूत देने को भी तैयार हूं। जैसे कॉल डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। वो आपकी सहायता के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अब दिए, अब बस अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर में आप ऐसे लिखेंगे जैसे इंडिया का कंट्री कोड क्या है, ऐसे, फिर 911 स्टार 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 स्टार, फिर एक और स्टार, फिर दो कुछ और दे दीजिए, 55। लगना चाहिए कि 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर है ना। इस तरीके से आप लिख सकते, ठीक है। ये एक शिकायत पत्र हो गया। हाँ, अब क्या है, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अनुच्छेद के ऊपर। 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। पहला है एक देश एक चुनाव, दूसरा है जल संकट जल शक्ति अभियान। दोनों का मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं एक देश एक चुनाव। इस पर अनुच्छेद लिखना है हमें 100 शब्दों में। 100 शब्दों में लिखना है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। पहले तो यह समझिए कि एक देश एक चुनाव से आप समझते क्या है। चुनाव कौन कौन से, बहुत तरीके के होते हैं। पंचायत लेवल पे होते हैं, वार्ड लेवल पे होते हैं, है ना, पंचायत स्तर पे होते हैं, वार्ड स्तर पे होते हैं ना। यहां बात की जा रही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए के ऊपर, एक देश एक चुनाव। समझ गए। इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, इसका क्या क्या डिमेरिट हो सकता है, क्या फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। चलिए, एक देश एक चुनाव का अर्थ है पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। का मतलब क्या है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, वही के लिए कहा गया है एक देश एक चुनाव। यह विचार कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सिर्फ आपको उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे अनुच्छेद को कैसे पूरा करेंगे, वो हम बात करेंगे। तो समय और धन की बचत, बार बार चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक साथ चुनाव से यह खर्च कम होगा। प्रशासनिक बोझ में कमी, है ना, बार बार सुरक्षा बलों और प्रशासन की तैनाती से कामकाज प्रभावित होता है। विकास कार्यों में निरंतरता, आदर्श आचार संहिता के कारण योजनाएं रुक जाती हैं। हर बार हर स्टेट में अगर अलग अलग चुनाव होते हैं, देखते हैं आचार संहिता लग जाता है, के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे कामकाज रुक जाते हैं। एक बार चुनाव होने से यह समस्या नहीं रहेगी। राजनीतिक स्थिरता, एक बार सरकार अगर बन जाएगी तो वो 5 साल तक टिकी रहेगी। सरकारें अपना पूरा कार्यकाल बिना बाधा के चला सकेंगी। चुनौतियां क्या है कि सभी राज्यों में कार्यकाल अलग अलग होता है, इसे समान करना कठिन हो सकता है। फिर भी एक देश एक चुनाव देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम हो सकता है, सराहनीय पहल हो सकता है। ये इसके बारे में एक समग्र बातें हैं, संपूर्ण रूप से बातें हैं, तो हमें अनुच्छेद के रूप में लिखना है। चलिए आगे बढ़कर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। एक देश एक चुनाव कह रहा है कि एक देश एक चुनाव का अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं।
शुरुआत हो गया यहाँ से। यह विचार समय और संसाधनों की बचत के लिए प्रस्तावित किया गया है। बार बार होने वाले चुनाव में प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा बलों की तैनाती और राजनीतिक गतिविधियां देश के विकास कार्यों में रुकावट डालती हैं। यदि एक साथ चुनाव कराए जाएं तो सरकारें स्थिरता के साथ 5 वर्षों तक कार्य कर सकेंगी और नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहेगी। इससे जनता को भी बार बार मतदान प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे विभिन्न राज्यों में सरकारों का कार्यकाल अलग अलग होना। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी यह विचार लोकतंत्र को अधिक सशक्त, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये रहा पूरा आपका अनुच्छेद। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ा कीजिए, आपके अंदर सारी बातें आ जाएंगी। जब भी अगर आपको ये टॉपिक अगर कहीं दिख गया, आप वहां पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, आज का एक टॉपिक है, क्या है? जल संकट, जल शक्ति अभियान। इस पे अनुच्छेद लिखना है बच्चे 100 शब्दों में। चलिए, क्या हम इसमें लिख सकते हैं? जल संकट, जल शक्ति अभियान से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जल संकट आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। बहुत जगह क्या है कि पीने योग्य पानी नहीं है, वहां पानी बहुत दूर से जाकर लाना पड़ता है या सरकार को वहां उसको उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है, तो संकट से भी बचने के लिए जो अभियान चलाया गया उसके बारे में बात करेंगे, और संकट है उसके बारे में बात करेंगे। आज भारत समेत पूरी दुनिया का जल संकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और भारत समेत पूरी दुनिया को जल संकट की स्थिति, गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित शहरीकरण और वर्षा जल का संरक्षण न होने के कारण भूजल स्तर, जमीन के नीचे का पानी है वो क्या है, उसका लेवल क्या हो रहा है? सर नीचे जा रहा है, गिर रहा है। पीने योग्य जल की कमी से कई क्षेत्र सूखा और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, मतलब जो दिक्कतें थी उसी के ऊपर काम किया गया है इसके अंदर। तो जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह अभियान ग्राम पंचायतों, स्कूलों, आम जनता को जल के महत्व के प्रति जागरूक करता है। मुख्य कार्यों में नालों की सफाई, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन शामिल है। जल ही जीवन है, इस सोच के साथ यदि हम सब मिलकर जल बचाएं तो अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। ये हो गया आपका पूरा अनुच्छेद। इसे भी आप 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए तो आपके अंदर सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि 10 शब्दों में अगर लिखना है तो आप ये सारी बातें आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अंडे का शहजादा क्या होता है बच्चे? क्या होता है? हम नया जिसके अंदर कोई टैलेंट, कोई स्किल नहीं होता है, वही ना। तो अंडे का शहजादा अनुभवहीन, जो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, अनुभव ना हो, वही कहलाता है अंडे का शहजादा। वह एक अंडे का शहजादा था, उसे किसी भी काम का अनुभव नहीं था। आंखें बिछाना, किसी के स्वागत में अति विनम्रता दिखाना नहीं, अरे किसी के इंतजार में बेसब्री से इंतजार करना, ये होता है। ठीक है, गाल बजाना, झूठा प्रशंसा या दिखावा करना, ईमान बेचना, अपनी ईमानदारी को खो देना यानी रिश्वत लेना, काठ का उल्लू, मूर्ख या बेवकूफ। अब इससे मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, आपको खुद से कुछ वाक्य बनाने हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी हो। चलिए, हाँ, एक सारांश है उसका, मतलब गद्यांश है, उसका सारांश लिखना है 50 शब्दों में। सारांश लिखने के लिए करना क्या होता है, पहले इस चीज को पूरे को पढ़िए, फिर उसमें से जो भाव आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख डालिए कि क्या है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसके ऊपर मैंने ये लिखा है, जैसे मानव ममत्व की प्रतिभूति है, वह अपने में इतना रमा हुआ है कि संसार को अपनेपन के रंग में डुबोकर ही देखता है। जगत है, अन्य वस्तुओं के साथ मेरा क्या संबंध है,
मेरी स्थिति मेरी सापेक्षता में क्या महत्व रखती है, यही एक बात उनकी अनेक रूपों में उनके मन में बनी रहती है। एक और वह अपने को जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं में अपने को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करता है। कविता उसकी इस जिज्ञासा वृत्ति का प्रतिफलन है। आधुनिक आचार्यों ने कविता को मनुष्य के शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने का साधन माना है। कविता मनुष्य को सबसे अधिक समर्थ हुई है, उसके राग द्वेषों का सबसे सुंदर प्रतिबिंब है। कविता के 3 तत्व राग, कल्पना और विचार में राग का ही प्राधान्य है। कविता है कि भाव प्रवण विचार और कल्पना तभी कविता सृष्टि कर सकते हैं तब उन पर राग का रंग चढ़ा हो। कवि की परीक्षा उसके हृदय की परीक्षा है, उसका गौरव उसके हृदय की विशालता और गंभीरता के अनुपात में ही होता है। अब इसका अगर सारांश लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी चीज से अगर भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, कविता क्या है? एक भावना को ही व्यक्त करने का एक प्रतिबिंब होता है, जिसको आप अपने शब्दों को एक कविता के रूप में आप बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है उसी लिखा है हमने कि कविता मानव की रागात्मक, जो कहा गया है, मानव की रागात्मक जिज्ञासा और भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है। यही है ना? वह संसार से अपनेपन के भाव से जुड़ता है और जगत में स्वयं को खोजता है, हर जगह खोजता है। कविता राग, कल्पना और विचार से बनती है, जिसमें राग का विशेष महत्व है ना, राग का ही प्राधान्य है। कवि का हृदय ही उसकी पहचान है। तो कवि जो बोलना चाहता है उसके लिए क्या है? उसका हृदय। जो वैसा सोच रहा है उसका हृदय उसकी क्या है? पहचान है। ये आपका हो गया सारांश, 50 शब्दों में पूरा हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। ये टेस्ट नंबर 20 का डिस्क्रिप्टिव सेशन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर 20 यानी इस वॉल्यूम 2 का अंतिम टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और यह टेस्ट, यह सीरीज जो है काफ़ी मज़ेदार रहा। जितने भी सिविल कोर्ट एस्पिरेंट हैं, कृपया ओएसिस का आप मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाए एग्जामिनेशन में। वॉल्यूम 1 में 1 से लेकर 10 तक डिजाइन है और वॉल्यूम 2 में 11 से लेकर 20 तक है। और आज जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपका टेस्ट नंबर 20 का है। ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं अभी तक जुड़े हैं या फिर पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल पे जाएं। आपको सेट नंबर 11 से लेके 20 तक यानी वॉल्यूम 2 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ पे जाके चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं। दिनकर गोलंबर है ना, अपोजिट V2 मॉल, पटना, आपके पाठशाला कैंपस। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार ये सफ़र रहा सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 तक का। बहुत लोग जुड़े भी, तो ओएसिस परिवार में उनका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आप हमारे ओएसिस परिवार का मेंबर हुए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए क्या करते हैं, अब टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 32वीं पारी में 72 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत जो है 1 बढ़ जाता है। तो 32वीं पारी के बाद उसके बल्लेबाजी का औसत क्या होगा? इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने भी अपना सेट में यह क्वेश्चन डाला ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आप इसका सॉल्यूशन कर सके। तो 32वीं पारी में है ना, तो मान लेते हैं कि 31वीं पारी तक उसने क्या बनाया होगा? x। तो 31वीं पारी तक x बनाया होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 31 गुने क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। लेकिन 32वीं पारी में वो क्या करता है? 72 रन बनाता है। तो टोटल कितना पारी हो गया? 32। ठीक है, और हम लोगों ने अभी तक औसत क्या कंसीडर किया था? x कंसीडर किया था। लेकिन अब वो क्या होता है? 1 बढ़ जाता है, यानी क्या होगा? x + 1। ठीक है, औसत का क्या होता है फॉर्मूला? कि कुल संख्या है ना, कुल नंबर ऑफ, जो भी आप जोड़ सकते हैं, टोटल संख्या बटा क्या होता है? कुल जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उससे हम क्या करेंगे? भागा दे देंगे, तो मेरा वो वही औसत होता है। तो ठीक है ना, हम लोगों ने क्या माना कि जब 32वीं पारी में वो 72 रन बनाता है तो 31वीं पारी तक x मान लिए कि 31वीं पारी तक जो उसका औसत था वो क्या था? x था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 31 गुने x हो जाएगा। 32वीं पारी में क्या किया? 72 रन बनाया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, बटा क्या? टोटल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 31 गुने क्या हो गया? x प्लस क्या हो गया? 72 बटा 32। और इधर मेरा क्या हो गया? औसत
बढ़ गया, कितना 1। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, 31x प्लस 72 बराबर, इधर मेरा गुना हो जाएगा 32, तो 32x प्लस क्या हो जाएगा, 32 से कम 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब एक टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो उधर से 32 को ले आते हैं, तो 72 में से मेरा क्या चला गया 32, और इधर मेरा क्या हो गया 32x में से 31x चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर 72 में से 32 आएगा तो क्या बचेगा 40 बचेगा। लेकिन यह बच्चे ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, 40 भी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि x का मान 40 आ गया तो करके निकल गए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि 32वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा, तो यह तो जो हम लोग x माने थे ना, वो 31वीं पारी तक माने थे, तो सवाल कुछ भी दे सकता है, आपको अंत तक ध्यान से पढ़ना है। 32वीं पारी है, तो 32वीं पारी के बाद क्या हो जाता है औसत x + 1, तो 40 में क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ देंगे, इसका सही आंसर जो क्या है 41 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल पूछता कि 31वीं पारी तक उसका औसत क्या था, तो x हम लोग कंसिडर किए थे, तो क्या आंसर हो जाता 40 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह का पेपर में सवाल बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के तौर पे ही है। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 20% कम है। ठीक है, तो लड़का और लड़की, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि लड़का हो गया और क्या हो गया लड़की। ठीक है, लकड़ी लिखा गया, माफ करना, लड़की। ठीक है, हाँ, तो क्या कर रहा है कि 20%, तो हम समझते हैं कि 20% क्या होता है, तो 20% कितना होता है 1/5, तो कम है, यानी 5 में क्या है एक कम है, कौन कम है लड़का। तो मान लिया जाए कि लड़की जब 5 है तो लड़का क्या हो जाएगा 4, 20% ज्यादा रहता तो क्या हो जाता है, यही हम लोग 1 जोड़ देते, किसमें 5 में, लेकिन कम है तो क्या किए घटा दिए, यानी ये मेरा एग्जैक्ट डाटा आया कि अगर लड़का 4 रेशियो में है तो लड़की कितना में है 5 में है। ठीक है, तभी तो लड़का की संख्या कम गया, कितना 20%। अब कह रहा है कि एक सामाजिक शिविर में लड़कों में 40%, लड़कों में 40% और लड़कियों में 28% शामिल होते हैं। अब 4 का तो 40% नहीं निकाल सकते हैं, चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं 400 मान लेते हैं और इसको 500 मान लेते हैं। अब यहाँ से चीजें आसान हो जाएगी। कह रहा है कि एक सामाजिक शिविर में लड़कों में से 40% और लड़कियों में से 28% शामिल होते हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में भाग ना लेने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत कम है। अब समझिए, यह जो लड़का है, ठीक है, और यह जो लड़कियां हैं छोरियां, ठीक है, क्या है कि लड़कों में से 40% जो है वो क्या करते हैं शिविर में भाग लेते हैं, तो कितना परसेंट भाग नहीं लिया 60% भाग नहीं लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि लड़कियों में से 28% जो है शिविर में भाग लेते हैं, तो 28% क्या हो गया शिविर में भाग लिया, तो 72% मेरा क्या हो गया शिविर में भाग नहीं लिया। अब सवाल क्या कर रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, ठीक है, कौमा सामाजिक शिविर में भाग ना लेने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, लड़कों की संख्या तो ऐसे भी हमें मालूम है कितना 400, लेकिन ये निकाल लेते हैं कि कितने लोग हैं जो क्या किए सामाजिक शिविर में भाग नहीं लिए हैं। तो 40 का 400 का 60% कितना हो जाएगा 240 होगा, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, चलो भाई, यानी 240 ऐसे लड़का है जो क्या किया है शिविर में भाग नहीं। लड़कियां तो 500 गुने 72 बटा क्या होगा 100 होगा, तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, तो 240 लड़के हैं जो शिविर में भाग नहीं लिए हैं, 360 लड़कियां जो शिविर में भाग नहीं लिए हैं। इन लोग को जोड़ लेते हैं, तो 0 6 4 10 और 3 2 5 1 6, यानी 600 ऐसे हैं लड़कियां और लड़के मिला के जो शिविर में भाग नहीं लिए। अब सवाल मेरा वही कह रहा है कि लड़कों, ठीक है, बॉयज, इधर क्या कर देते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, और वैसे गर्ल्स जो क्या किए सामाजिक में शिविर में हिस्सा नहीं लिए हैं, तो बॉयज की कुल संख्या कितना 400 और सामाजिक शिविर में ना लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या कितना 600। अब पूछा है कि लड़कों की संख्या कितना प्रतिशत कम है, किससे सामाजिक शिविर में भाग ना लेने लड़कों और लड़कियों से, तो कितना कम है, ये कम है 200। ठीक है, तो यही तो परसेंटेज निकालना है, तो 200
और बटा क्या करने का 600 करने का, ठीक है, क्योंकि इनसे कंपेरिजन किया है, बॉयज और गर्ल्स जो शिविर में भाग नहीं लेंगे उससे, ठीक है। और गुने का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 करेंगे। तो ये तो मेरा कट जाएगा 3 मरतबे, और 100/3 आप लोगों को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 100/3 कितना हो जाएगा, 33.1/3%, राइट आंसर, ठीक है। इधर है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। कुछ नहीं है, सवाल का सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, बस लैंग्वेज बेस्ड है, ये सब करके जाओगे दिमाग की बत्ती जली रहेगी और वहां पे कोई मतलब प्रेशर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। देखो कह रहा है कि 400 और 500 के बीच संख्याओं का योग इस प्रकार है कि जब उन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं छोड़ता, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ट सवाल है, नंबर सिस्टम में भी इसको काउंट कर सकते हैं आप। लेकिन सोचिए सवाल हम किस तरह से बनाए हैं कि आप लोग क्या बनाते हैं कि कोई ऐसी संख्या मतलब फलना 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 से ना कटे, कोई शेष ना बचे, चाहे पूरा पूरा कट जाए या वर्ग करें। लेकिन इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐड कर दिया कि 400 और 500 के बीच संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या होगा 6, 12 और 16 से विभाजित होगा। सबका नियम सेम ही है, लेकिन हम क्या किए हैं, सवाल को एक स्टेप आगे रखे हैं, ठीक है। चलो देख लिया जाए कितना है, 6, 12 और 16, ठीक है ना। कैल्शियम कितना होगा, साफ पता चल रहा है कि मिनिमम ऐसी छोटी संख्या जो क्या करे, 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, 48 होगा। लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं, 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर लगेगा मेरा कितना से, 2 से लगेगा, फिर मेरा क्या होगा 3 होगा, फिर मेरा क्या इतना होगा 3 होगा, और मेरा क्या होगा 4 होगा। फिर मेरा 3 से लगेगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या होगा 4 होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियारी 12, 12 चौक 48। हम तो पहले ही बोले थे क्या होगा 48, ठीक है, लेकिन निकाल देते हैं। कोई कोई ऐसे ही बच्चे रहते हैं जिनका मैथ वीक रहता है, तो हमें हर एक का ध्यान रखना पड़ता है। अब कह रहा है कि वो संख्या 400 और 500 के बीच आएगा, तो बताइए कि अगर हम कितना में गुना करेंगे 500 के बीच, तो एक तो जाहिर सी बात है कि एक तो 48 से हम गुना करेंगे, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 500 के रेंज में, क्योंकि इसका क्या आएगा 480 ही आएगा, तो 500 से तो कम ही है। हमें इधर से देखना होगा कि कितना से गुना करें कि 400 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। चलो तो 48 गुने 7 करते हैं, 7 × 56 और 7 चौक 28, 28 5 30, ये नहीं आ रहा है अभी, 60 7 56, 7 चौक 28 5 1, 7 से नहीं होगा, 8 से भी अगर हम 48 जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 8 6 14, 4 1 5, 354 नहीं, 9 से लगाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो 48 गुने 9, 9 ठी 72 और 4 9 36, 4 9 36 और 6 43, कितना मेरा हो गया 432। यानी 400 से क्या मेरा रेंज आगे है, और 500 से कम होना चाहिए 400 और 500 के बीच में। तो एक तो मेरा ये हो जाएगा, और एक मेरा 48 गुने 10 कर लेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 480। और इसकी संख्याओं का योग ही पूछा है ना, सवाल समझिए, कह रहा कि 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग क्या होगा, जो 6, 12 और 16 से कट जाएगा। हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, अब हमें इसी संख्या के बीच का देखना है। तो एक तो हमें पता चल रहा था कि 10 से जब गुना करेंगे तो 480, 500 छोटी हो जाएगी, लेकिन एक हमें ऐसी संख्या देखना था जो 400 से थोड़ा ज़्यादा हो। तो मैंने 7 से लगाया नहीं हुआ, 8 से लगाया नहीं हुआ, लेकिन 9 से लगाया तो क्या हो गया 432 आ गया, इधर मेरा 480 आ गया, और इसी को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे आंसर ले आएंगे। तो 432 और 480 कितना होगा, इकाई अंक पे 2 होगा, 8 3 11 होगा, 4 4 8 1 क्या होगा 9 होगा, तो 912 इधर राइट आंसर है, 912, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यह जो सवाल है आपके चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है, और इसमें इंस्टॉलमेंट वाला दे रखा है। 20 सेट बनाइएगा, 20 सेट में आपको कम से कम तो 20 टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा नहीं। हर एक सेट में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट की चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 में, है ना, कहता है कि अगर आप नगद भुगतान करिएगा तो आप इसे 39,000 पेड करके क्या करिए लेके चले जाइए। लेकिन कह रहा है कि नहीं,
19,000 अगर नगद भुगतान करते हैं और 4200 का 5 किस्त पर उपलब्ध है, मतलब वो उपलब्ध है, तो कहने का मतलब कि आप 19,000 कर लीजिए, ठीक है, डाउन पेमेंट, और जो कि बचेगा वो आप 5 किस्त में दे दीजिए, ठीक है। तो 5 किस्त में अवेलेबल है और कितना का है, 4200 का है। तो कह रहा है कि यहाँ पे दर क्या होगा, यहाँ पे रेट पूछ दिया। हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि हम नहीं पेड किए 39,000, कितना पेड किए, 19,000 पेड किए, मेरा बचा कितना, 20,000 रुपया बचा, और यही 20,000 हमें पेड करना है, ठीक है। लेकिन किस्त में क्या होता है कि इसका मान जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ 5 मासिक दिया हुआ है, 5 महीना के, है ना, तो 5 मासिक दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मासिक में है, वर्ष में है, किस में है। तो यह 20,000 रुपया हमको पेड करना है, लेकिन जैसे ही मासिक में पेड कीजिएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, जितना महीना तक है उतना महीना का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और तब जाके एक अमाउंट बनता है, तब उसको आप किस्तों में देते हैं। तो ठीक है, 20,000 तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो देंगे, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, 20,000 पे हमें टैक्स देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट हमें मालूम नहीं, लेकिन 5 मासिक है तो ये समझ सकते हैं कि 12 महीना में 5 महीना हमको देना है, और रेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, R% मान लेते हैं, ठीक है। R% हो गया मेरा, कितना परसेंट, रेट ही तो निकालना है ना, तो हम रेट क्या किए, R% कंसिडर कर लिए। अब क्या करना है, इसी को कंपेरिजन कर देना है आगे वाला टर्म से, ठीक है। आप समझिए, यहीं पे समझने वाला चीज़ है, अगर यहाँ पे समझ गए तो इंस्टॉलमेंट से सवाल आएगा तो आराम से आपसे बन जाएगा। अब कह रहा है कि 4200 का 5 किस्त, ठीक है, तो 4200 का तो 5 किस्त देंगे ही देंगे, ठीक है, प्लस कहता है कि जिस महीने आप दीजिएगा 5 महीना में आपको देना है, जिस महीने हम दिए तो 1 महीना का तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन बचा हुआ 4 महीना का तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। जब 4 महीना का, 2 महीना का दे दीजिएगा तो बचा हुआ कितना, 3 महीना का तो दीजिएगा ना, क्या इंटरेस्ट 4200 पे भी। तो आप 5 किस्त में दे रहे हैं, यानी 5 महीना का टाइम ले रहे हैं, तो 1 महीना वाला दिए, तो बाकी जो 4 महीना का आपका पैसा बचा है उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब आप 2 महीना के दे दिए तो बाकी जो बचा है 3 महीना, उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जब 3 महीना के दे दिए तो बाकी जो बचा है 2 महीना, उस पर लगेगा, और लास्ट वाला तो आप पेड ही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चीज़ समझने वाला बात है कि 4200 का तो 5 इंस्टॉलमेंट हम देंगे ही देंगे, लेकिन जब हम पहला देंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मतलब 4 महीना का, 4 महीना का बच जाएगा, फिर मेरा कितना बच जाएगा, 3 महीना का बच जाएगा जब 2 महीना का दे देंगे। इसी को हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में समझा दे रहे हैं कि 4200 का 5 इंस्टॉलमेंट देने के बाद 4200 पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 5/12, है ना, और क्या करेंगे, 5 नहीं करेंगे, यहाँ पे R करेंगे, ठीक है, R%, क्या करते हैं, इसको R% को बाद में लिख देते हैं। 4200 का 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। जब 1 इंस्टॉलमेंट देंगे तो 4 का बचेगा, जब 2 इंस्टॉलमेंट देंगे तो 3 का बचेगा, जब 3 का देंगे तो 2 का बचेगा, जब 4 का देंगे तो 1 का बचेगा, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तो कोई महीना बचेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको बटा 12 उन्हें क्या कर देंगे, R% कर देंगे। यहाँ पे समझे चीज को, यहाँ पर एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ये 4200 का तो 5 इंस्टॉलमेंट हम देंगे ही देंगे, पहला देंगे तो फिर मेरा क्या बचेगा, बच जाएगा। अच्छा, ये मेरा इतना देना है, लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्टवा है 1 महीना के देने के बाद फिर 4 महीना का बच जाएगा, 2 महीना के बाद देने का 3 महीना का बच जाएगा। जिस प्रकार से इतना हमको तो देना ही है, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा, इतना तो हमें इंस्टॉलमेंट देना भी है, इसके साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। बस ये हम 4 3 2 1 कैसे लिखें उसका हम पैटर्न बता दिए, बार बार बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप इरिटेट हो जाइएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा टोटल, B2500, ठीक है। इधर हम 20,000 कर देते हैं, 20,000 प्लस 1,000, 1,00,000 हो जाएगा ना, 2 4 1 5, ठीक है, 1,00,000/12, है ना, R% बराबर इधर कितना हो जाएगा मेरा, 5 दूना 10, 4 5 20, और कितना हो जाएगा 1 21, ठीक है, 0
इधर मेरा 21,000 हो गया, प्लस क्या यहाँ लिखे हैं, और ये मेरा हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी मेरा हो जाएगा इधर 42,000 बटा 12, क्या हो जाएगा R% हो जाएगा। बात समझे आप? नहीं समझे होंगे। यह जो ऊपर में टर्म लिखे थे जिसको नीचे से बराबर किए हैं उसको अब एक लाइन में लिख दिए हैं। तो 20,000 तो मेरा हो गया, अब 20 गुने 5 1 लाख हो गया, बटा कितना होगा, यहाँ 12 होगा, ठीक है 12 होगा, और गुने क्या है R%, ठीक है, बराबर जब 5 में गुना किए हम तो कितना हो गया 21,000 हो गया, और 4 3 7 2 9 1 10 तो 42,000 हो गया, तो इतना कर दिए। अब इसको क्या करना है कि एक टर्म को एक तरफ ले जाना है, तो जब 1 लाख में से 42,000 घटाएंगे तो मेरा कितना घटेगा, हो जाएगा मेरा 58,000, तो 58,000 बटा 12 गुने R, तो R का R% में हम तोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, R नीचे ले आए, और 21,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 1,000 बचेगा, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ उड़ा दिए इसको, ठीक है, तो मेरा क्या बच जाएगा, R बराबर बचेगा 1200 बटा कितना बचेगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा इधर 58, तो ये मेरा और कट जाएगा 600 बटा क्या हो जाएगा 29, तो R का मान निकालेंगे 600 बटा 29 करके, तो 600 बटा 29 को जब पूर्णांक में तोड़ेंगे क्या होगा मेरा 29 दूनी तो 58 होगा मेरा, ठीक है, 29 दूनी मेरा क्या होगा 58, तो 520 तो ऐसे 580 तो ऐसे हो गया, बाकी कितना बचेगा 20, यानी 20 बटा 29%, ठीक है, 20 बटा 29%। इस सवाल पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है आपको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो गया, चीज़ें एक तरह से हो गया, ठीक है, फिर उसी को हमने क्या किया, कैलकुलेट करके निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% और महिला श्रमिकों की संख्या का 2/3 के बराबर है। इधर प्रतिशत नहीं दिया है, सिर्फ 2/3 दिया है। तो कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है? कोई बात नहीं, कह रहा है कि इधर पुरुष कंसिडर कर लेते हैं मेन, ठीक है, और कितना है 48%, 48 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कह रहा है कि महिला श्रमिकों की संख्या का 2/3, कंपेरिजन कर देंगे कितना 2/3 हो जाएगा। अब तो मेरा कटने का तो कटेगा इधर से, कितना से 24 से कटेगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m 24 नहीं 72 हो जाएगा ना, 24 गुने 3, 24 गुने 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, और वुमेन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब रेशियो निकालेंगे मैन बटा वुमेन बराबर मैन का इधर है और वुमेन का इधर है, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कटेगा कितना से 4 से 25 चौका 100 और 18 चौका 72, यानी मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो क्या है 25:18 है। 25 क्या है 18 है। इजी सवाल था, सब लोग कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। लैंग्वेज देख के बहुत लोग क्या होते हैं परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अच्छा सवाल है, कहता है कि 4,620 रुपये को एक राशि है जो भुगतान करना है 2 समान किस्तों में किया जाना है, और ब्याज की दर कितना है 10% दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा, ठीक है। एक और इंस्टॉलमेंट का सवाल डाले हैं, इसलिए डाले हैं यह सेट लास्ट हो रहा था, तो वॉल्यूम 1 हुआ, वॉल्यूम 2 हुआ, तो सोचे कि जब सारा कॉन्सेप्ट हो ही गया तो इंस्टॉलमेंट का भी 1-2 सवाल दे ही दिया जाए कि ताकि अगर आए विद्यार्थियों को तो कम से कम पेपर में करके चले आए। तो इसमें इसके पहले वाला सवाल हम लोग बनाए थे तो क्या उसमें मासिक डाल दिए थे, है ना, 5 मासिक, कहीं आपको त्रिमासिक मिलेगा, तो हाँ नीचे में क्या करना पड़ेगा 12 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट ही है। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 4,620 रुपये। कह रहा है कि 2 समान किस्त पे देना है और रेट कितना है 10%। ये सवाल इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो प्रिंसिपल हो गया, इधर क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। तो
तो प्रिंसिपल अगर 10% है तो क्या हो गया, अमाउंट मेरा 11% हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जब 10% है ना तो 1%, 1/10 लिखते हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, लेकिन इसमें अमाउंट जुड़ गया तो क्या हो गया मेरा 11 हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। तो पहला वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, अगर 10 है प्रिंसिपल तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन 2 समान किस्तों में देना है ना, प्रति वर्ष है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा कि जब पहला किस्त है, पहला वर्ष का है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा होगा तो क्या होगा 100 होगा, तो मेरा कितना होगा 121 होगा। तो अब जो मेरा किस्त बनेगा इसके अनुसार बनेगा। तो नीचे वाला तो 121 है, तो ऊपर वाला को भी हमको 121 करना पड़ेगा। तो क्या करने का, ऊपर में भी 11 से गुना कर देने का, दोनों में। ठीक है, अब कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 110 इधर हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 100 इधर, तो टोटल जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 210। ये तो मेरा है ही किस्त, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो 210 का वैल्यू है किसका है, प्रिंसिपल का वैल्यू है। इधर हम लोग प्रिंसिपल कंसीडर किए हैं ना, तो यह जो मान आया 210 यूनिट किसका आया, प्रिंसिपल का आया। और इधर जो हमको किस्त देना है ना, 2 किस्त में देना है, तो दोनों किस्त बराबर होंगे तब ना, समान किस्त में। ठीक है, 2 समान किस्त में। तो प्रिंसिपल जब प्रतिशत 10 से 11 हुआ था, इसमें क्या हुआ 100 से 21 हो गया। एक तो मेरा 121 हो ही गया था, इसको 121 करने के लिए क्या किए 11 से गुना किया दोनों टर्म में। तो यह जो 210 यूनिट मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, प्रिंसिपल का दिया हुआ है। ठीक है ना, यही मेरे राशि थी। कुछ भी दे सकता है, अगर वहां पे दिया रहता है अमाउंट तो इधर से चलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इधर से चलेंगे। तो ये मेरा कट जाएगा, 10 से गुना होगा 20 से, तो 420 ऐसे, और 21 दूनी 42, तो मेरा 22 से कट जाएगा। तो अब जो मेरा मान देना होगा इंस्टॉलमेंट का क्या होगा 121 गुने क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको जब गुना करके आएंगे वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आएगा 121 2 4 6 26 62, 26 62 ही मेरा आंसर होगा। एक बार आप लोग भी मिला लेना आ रहा है या नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 62। चलिए अगले सवाल के प्रति बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 9, 18 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बी और सी दोनों हर तीसरे दिन जुड़ते हैं। याद कीजिए कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा सवाल है, टाइम एंड वर्क भी आपके सिलेबस में है ना, तो मैं थोड़ा सवाल को दिया हूं। बस एक ही चीज है, बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि इफिशिएंसी गुने टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इसी पे आपको मैक्सिमम सब सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन 9 दिन, बी कितना दिन 18 दिन और सी कितना दिन 6 दिन। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 9, 18 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18 ही होगा। ए की क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी की क्षमता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और सी की क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्षमता आप लोगों ने निकाल लिया। कहता कि ए काम शुरू करता है और बी और सी दोनों हर तीसरे दिन आता है। यानी कहने का मतलब कि ए जो है 2 दिन तक अकेले काम करता है। ठीक है, तो A1 में काम किया, A2 में भी काम किया, A3 में कौन कौन आ जाता है, तीनों हो जाएगा, बी और सी दोनों आ गया। A प्लस बी प्लस क्या हो गया सी हो गया हर तीसरे दिन। यानी 2 दिन तक ए अकेले काम करता है। ए की क्षमता कितना था 2 यूनिट, फिर 2 यूनिट, लेकिन ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दिन कितना यूनिट काम हुआ 2 यूनिट, दूसरा दिन 2 यूनिट और तीसरा दिन 2 2 4 और 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 यूनिट काम होगा। यानी 3 दिन अगर काम करेगा ये लोग है ना, तो कितना यूनिट काम कर लेगा 10 यूनिट काम खत्म कर लेगा। फिर इसको रिपीटिशन करते हैं। तो चौथा दिन कितना होगा 12 यूनिट, पांचवा दिन कितना होगा 14 यूनिट, लेकिन छठा दिन कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा। लेकिन काम मेरा कितना है 18 यूनिट ही है। समझे ना बात को। तो ये तो फिक्स है कि 5वां दिन जब जाएंगे
2 दिन का और काम लेंगे, क्योंकि यह 2 दिन काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो 4 यूनिट और कर देगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 14 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन हम लोग काम किए, 5 दिन में क्या काम खत्म किए, 5 दिन हम लोगों ने काम किया तो 14 यूनिट खत्म हो गया मेरा। अब बचा मेरा कितना, 4 यूनिट बचा है। ठीक है, तो एक जो फार्मूला भी शुरू में पहले बताए थे कि इफिशिएंसी गुने टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल जो वर्क है उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, टी बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी हो जाएगा। तो 18 में मेरा 14 काम हो गया है, कितना दिन में, 5 दिन में। अब मेरा 4 काम बचा हुआ है, क्षमता कितना है, 6 क्षमता है, तो मेरा दिन निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, बाद में इसको जोड़ लेंगे 5 में। ठीक है, अब ये करते हैं 5 प्लस काम कितना यूनिट है, 4 यूनिट, और क्षमता कितना है, 6 यूनिट। ठीक है ना, क्षमता कितना है, 6 यूनिट। इसी से तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ये कटेगा मेरा 2/3, यानी 5.2/3 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, 5 तेरी 15 2 17, 17/3 हो जाएगा, यानी आएगा 5.666 ऐसा समथिंग, यानी 5.67 दिन आ जाएगा मेरा सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये अल्टरनेट डे वाला पे सवाल था। अगला सवाल कहता है कि वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य कितना है 4600 और अंकित मूल्य कितना है 12700। जब इस पर 1% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ x/2% होता है। तो x का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, x समझ रहे हो ना, एक कॉन्सेप्ट है ना, CP/MP। ठीक है, तो CP/MP का क्या है कि आप CP पे अगर कुछ छूट दे रहे हैं तो मान लिया कि हम 1% छूट दिए, बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, और MP पे आपको क्या हो रहा है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बटा 100, ये तो सवाल जानते हैं, यहाँ से 100 और 100 कट जाता है, तो मेरा एग्जैक्ट क्या निकलता है कि 100 माइनस कुछ आपसे डिस्काउंट दिए होंगे और आप क्या कहेंगे, कुछ प्रॉफिट लॉस किए होंगे। ठीक है, तो यही है किसका, CP और इसका MP का रेशियो, क्या कहते हैं, रिलेशन है। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा। अब इस पर बहुत सारे आपको सवाल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। ठीक है, चलो मैं एक यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो CP कितना था 4600 रुपया। ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है 12700 है। तो इस पर छूट दिया, लेकिन छूट हमें मालूम ही नहीं है। कहता है इतना छूट दिया है कि मार्क प्राइस पे क्या हो गया है, x/2 का लाभ हो गया है। तो चलो भाई, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 100 में से छूट दिया होगा x होगा, और उसका जो प्रॉफिट हुआ होगा x+2 होगा। इतना तो हम लोग मान सकते हैं, सवाल में ही दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि इधर मेरा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 46 इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा x/2 बराबर 127 इंटू 100 माइनस x हो जाएगा। यह तो मेरा पूरा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4600। ठीक है, प्लस ये तो मेरा हाफ हो जाएगा इसका, तो 23 हो जाएगा, तो 23x हो जाएगा। 4600 प्लस 23x बराबर फिर से क्या हो जाएगा मेरा 12700 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 127x। अब यहीं से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हल करके मान निकाल लेंगे। तो एक को एक तरफ लाते हैं, दूसरी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 23x है और माइनस से 127 उधर जुड़ के आएगा, तो क्या हो जाएगा 150x हो जाएगा। 150x और इधर से जाके घटेगा कितना 12700 में से 4600 जाएगा, तो 700 में से 600 गया तो 100, अब 12 में से 4 गया तो 8, यानी कितना होगा 8100। ठीक है, आप 1 शून्य से 1 शून्य यहां भी काट सकते हैं, और आपको काटना है 15 से कितना 810, तो 15 पचे तो 75 होता है, 550 तो यही हो जाएगा, 750 यही हो जाएगा। अब 15 चौका 60, तो 750 60 होगा कितना 810 हो जाएगा। ये मेरा कट जाएगा कितना से 54 से, तो x का मान कितना आ गया मेरा 54, यानी 54% का क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। ऑप्शन में है ना जी 54, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल कुछ नहीं लेंदी है ना, सवाल सिर्फ आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, और मैथ रीजनिंग तो लेवल बना ही के रखिए। अब आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, BSO होंगे, BSSC इंटर लेवल के होंगे, फिर सचिवालय सहायक आएंगे, दरोगा का मेंस दीजिएगा, कंपटीशन हर जगह बढ़ गया है।
एक नंबर आपका या तो सिलेक्शन दिला देगा या फिर सिलेक्शन के प्रोसेस से बाहर कर देगा। तो आप किसी भी चीज़ को क्या करें, कम ना आके, बहुत सारे बच्चे हैं मॉक लगाते हैं, सर आपका मैथ का स्टैंडर्ड हाई रहता है। क्यों हाई रखते हैं? ताकि पढ़ने वाला तो कम से कम सिलेक्शन लग जाए, ना पढ़ने वाले के लिए तो ईजी आ गया था, चल भाई हम भी बना लिए तू भी बना लिए। कम से कम जो बच्चे मेहनती है उनको तो उनके लिए रिवार्ड मिलना चाहिए। कह रहा है कि एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाले समय के समान है। यहाँ पे इक्वेशन बराबर कर दिया है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में 45.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा का समय लगेगा? कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना कि जब धारा के दिशा में जाएंगे तो मेरा जो चाल होगा किसका, धारा का, मेरी गति के साथ वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत में जाएंगे तो क्या होगा, मेरी गति के साथ वो धारा, मतलब जो चाल है धारा का, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही करना है यहाँ पे। 39 है ना, 39 किलोमीटर वो तय किया है। एक्स मान लेते हैं कि शांत जल में क्या है, मेरा जो चाल है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि धारा की गति दिया हुआ है। और यही चीज क्या है, बराबर है, समान है। कब? जब उसने 21 किलोमीटर की यात्रा की। कब? जब धारा के विपरीत किया तब। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 3 सत्ते और 13 या क्या हो गया, 39 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 13 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा बराबर 7 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो मेरा कितना हो जाएगा, 13x माइनस 39 बराबर 7x प्लस क्या हो जाएगा, 21। अब इधर लाएंगे तो 13x माइनस क्या हो जाएगा, 7x बराबर 21 प्लस क्या हो जाएगा, 39। तो 9 1 10, 5 3 2 3 2 5 1 6, यानी 6x बराबर कितना हो गया, 60। तो x का मान कितना हो गया, 10। यानी शांत जल में आप मतलब क्या है, चाल जो है वो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने माना। अब कह रहा है कि यह जो दूरी है कितना, 45.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, t बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो 45 क्या है, 2 है, और 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है ना। तो पॉइंट हटाएं, इतना कर दिए। ये मेरा कितना से हो जाएगा, 113 गुने 4, कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को 100, 4.13 बटा क्या हो जाएगा, 25। इतना समय लगेगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगला सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस से। 2 सवाल दे दिया मैंने टाइम एंड डिस्टेंस से, 2 सवाल दे दिया मैंने इंस्टॉलमेंट से। बाकी सारे क्या थे, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन थे। मैंने इसलिए दिया क्योंकि यह है ओएसिस का मेंस मॉक टेस्ट का लास्ट ही सेट है। ठीक है, लेकिन बाकी का सेट का सॉल्यूशन आता ही रहेगा। ठीक है, जो छूट गया है। कहता है कि एक पुलिसकर्मी है, पुलिस, ठीक है, और एक क्या है, चोर है। ठीक है, कह रहा है कि पुलिस की जो गति है कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर का क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि जब पुलिसकर्मी जो है 10 मिनट देरी से दौड़ना चालू करता है, शुरू करता है ना, भोरू लिखा गया है। ठीक है, शुरू करता है। अब समझिए कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा। अभी हम खड़े हैं, चोर भाग गया, अब 10 मिनट तक भाग गया, तो कुछ तो डिस्टेंस पहले से तय कर लिया होगा। उसी को निकालते हैं। चोर का डिस्टेंस कितना है, 6, और 10 मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे ना। तो मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 10 बटा 60 कर देंगे। तो ये तो मेरा 10 कट गया, इधर से इधर मेरा कट गया 1, यानी 1 किलोमीटर वो क्या है, आगे निकल चुका है चोर। ठीक है, 1 किलोमीटर चोर जो है आगे निकल चुका है। पुलिस बेचारा अब दौड़ेगा और उसको क्या करेगा, पकड़ेगा। अब क्या है कि चोर भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पुलिस भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड की थ्योरी लगेगा, समान डायरेक्शन में जाने पे चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 किलोमीटर तो है ही, कितना का स्पीड से कितना रिलेटिव स्पीड आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पकड़ेगा कौन, पुलिस, तो उसके चाल से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस अगर निकालना होगा कि चोर कितना भागा तो 6 से गुना करते हैं,
लेकिन यह पूछ रहा है कि पुलिस जो है कितना दूरी पर पकड़ लेगा, तो इसके चाल से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो 2 से मेरा कट गया कितना, 4, यानी 4 किलोमीटर पर जाके पुलिस जो है ना चोर को पकड़ लेगा, बोलेगा चलो हवालात बहुत भाग रहे थे। तो यह मैथ का आपका 10 सवाल रहा। ठीक है, अब अगला 10 रीजनिंग के प्रति बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी कारें पक्षी है। ठीक है, सभी कारें पक्षी है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ पक्षी पौधे हैं। ठीक है, कुछ पक्षी पौधे हैं। तो कहता है कि सभी पौधे पत्तियां हैं। सभी पौधे क्या हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष है कि कुछ पक्षी कारें हैं, बिल्कुल है, इसमें है। कहता है कि कुछ पौधे पक्षी हैं, कुछ पौधे पक्षी का विभाग है, बिल्कुल है। कह रहा है कि कुछ पत्तियां पौधे हैं, कुछ पत्तियां पौधे हैं, बिल्कुल है। तो तीनों क्वालिफाई कर गया यार। ठीक है, 1 2 3 तीनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओएसिस, चलो भाई अपना संस्थान का नाम आ गया, ओएसिस। ओएसिस को कैसे लिखा गया है, RJTB में। गौर से देखना है, ठीक है ना, कि एस जो है आर से -1 हो गया और ओ जो है आर से -1 होके एन हो गया। आई जो है +1 हो गया, आई के बाद जे आता है, ए के बाद क्या हो गया +1 बी हो गया, और एस के बाद क्या आता है टी हो गया। अब समझ में आ गया। तो आकर को कैसे लिखेंगे, OCCUR। ठीक है ना, तो आर, तो आर से एक घटेगा -1, आर 18 होता है तो 17 मेरा क्या हो जाएगा क्यू। ओ मेरा 15 होता है तो मेरा 14 क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्यू एन। अच्छा, यू से क्या हो जाएगा मेरा, एक प्लस बढ़ेगा तो भी हो जाएगा, और सी से मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और बीच वाला भी बढ़ा था एक तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यानी आंसर मेरा आएगा क्यू भी डी डी एन। तो क्यू से तो उधर चालू है नहीं है, एक चालू है, क्यू भी एन डी डी है, क्यू भी डी डी एन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल। कहता है कि एम जो है ओ का पिता है। ठीक है, कहीं पे ओ को बैठा लो, एम को बाप बना दो। कहता है पी जो है ओ की बहन है। चलो भाई, पी जो है बहन है इसकी, ओ की। कहता है क्यू एम की बहन है। ठीक है, क्यू जो है एम की बहन है। ठीक है, एन जो है ओ का पुत्र है। अच्छा, ये मर्द है। ठीक है, नहीं नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये नहीं ना पता चलेगा। एन जो है ओ का पुत्र है, एन यहां हो गया। ठीक है, कह रहा है आर जो है ओ की पत्नी है, अब पता चलेगा। ठीक है, आर जो है ओ की पत्नी है, तो इसका क्या है इधर से। कहता है पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है। चलो भाई, पी इधर है, आर इधर है, ई है ओ, ई है कर पत्नी, तो ई तो हो गया पति पत्नी, ई हो गया कर ननद आर के, क्योंकि यह ओ की बहन है पी। तो कहता है कि पी का आर से, तो पी का आर से, तो पी कौन है, आर के हस्बैंड के बहन है, आर से तो यही नहीं रिलेशन रखेगी। क्या होगा कि पी जो है ननद लगी है ना, कि आर की, यानी उसके हस्बैंड के क्या है बहन है, इसके आर के, तो हस्बैंड सिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कह रहा है ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग, तो 28 घटाओ 80, बी का अर्थ क्या है भागा है, सी का अर्थ क्या 16 हो जाएगा, सी का अर्थ क्या है गुणा है 5, और डी का अर्थ क्या है जोड़ है कितना 21।
इसी को तो सॉल्व करना है। तो पहले किसको करेंगे, भागा को करेंगे। तो 28 माइनस क्या होगा ये तो हो जाएगा 1685 और ये 5 में 5 से गुना हो जाएगा तो प्लस 21, 1685 हुआ, ठीक है। आई मल्टीपल है तो 5 गुने 5 25 कर दिए। अब इसको बचाना है, ठीक है। तो 28 में से 25 जाएगा, चाहे इसको पहले जोड़ लो फिर बाद में घटा लो। तो यहाँ पे तो मेरा कितना है, 3 का डिफरेंस है ही, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरा। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि म्यूजिकल में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरी अक्षर और दाएं छोर से तीसरी अक्षर के बीच में कितने श्रृंखला है। तो म्यूजिकल वर्ड है, ठीक है, और इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकली में सजाना है जैसे ABCD में रहता है। तो पहले कौन आएगा, ए आएगा, ए के बाद तो पक्का सी आएगा, सी के बाद तो कौन आएगा, आई आएगा, आई के बाद कौन आएगा, एल आएगा, एल के बाद कौन आएगा, एम आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो कहता है कि बाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3, बाएं से तीसरा अक्षर कौन है, आई, और कहता है कि दाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3 एम। तो आई और एम के बीच में कितने अक्षर है, तो आई के बाद क्या होता है, जे होता है, फिर के होता है, फिर एल होता है, तब जाके एम आता है। 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, इसका मतलब क्या होगा, 3 अक्षर होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले 2 मित्र जो हैं F1 और F2 एक दूसरे की ओर देखकर बात कर रहे हैं। यदि F1 की परछाई ठीक दाईं ओर थी तो F2 किस दिशा में सम्मुख था। देखिए ऐसा है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। मैप में हमेशा क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट हो रहा है। तो सूर्यास्त के समय सूर्य किधर रहेगा, इधर रहेगा ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात इधर रहेगा तो मेरा क्या होगा, इधर होगा, प्रकाश इधर ही आ रहा होगा। तो कहता है कि जो लड़का एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहा होगा और परछाई भी दाहिने तरफ गिर रहा है। तो एक लड़का इधर से होगा, एक लड़का क्या होगा, इधर से होगा, क्या ना, थोड़ा, और एक दूसरे के अगेंस्ट में देख के बात कर रहा है, तभी ना इसका हथवा का परछाइयाँ पड़ेगा तो इधर पड़ेगा दाहिना ओर, चाहे इसका चाहे इसका तो बायां ओर पड़ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, यही होगा। तो F1 की परछाई ठीक तरफ है, तो इधर F1 हो गया, क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इधर से पड़ रहा है तो इधर से खड़ा है ऐसे। तो कहता है कि F2 का मुख किधर है, ये बेचारा पश्चिम खड़ा इधर है, लेकिन ये देख रहा है उत्तर की ओर, ये देख रहा है किधर, दक्षिण की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण की ओर तरफ देख रहा है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर सॉरी, कहता है कि 6 दोस्त है PQRSTU, कहता है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। चलो भाई 6 को दोस्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कहता है कि एस केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है, एगो ये है, एकरा से एस लंबा है। कहता है आर केवल एक दोस्त से छोटा है, हाँ आर केवल एक दोस्त से छोटा है, ठीक है, आर का भी छोड़ दो। कहता है कि पी जो है एस से छोटा है, अच्छा इसको भी ले सकते हैं, आर केवल एक दोस्त से छोटा है, तो ये वो बड़ा होगा खाली ओकरा से, बाकी सब क्या होगा, छोटा होगा, तो आर एक इस नंबर पे आ जाएगा। आर अगर सिर्फ एक दोस्त से छोटा है तो कोई एक दोस्त होगा जो सबसे लंबा होगा। कहता है कि पी जो है एस से छोटा है, एस यहाँ है तो पी छोटा है, लेकिन क्यू से लंबा है, तो पी यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, एस से छोटा और क्यू से लंबा। कहता है टी जो है यू से छोटा है, तो 2 ही स्थान बचा है, यू यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यू जो है, टी जो है यू से छोटा है। अब इसमें जो पूछेगा वो बताएंगे, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ये तो पूछा है सबसे छोटा कौन है, तरीके तो पहले ही हम लोग याद कर लिए थे कि सबसे छोटा कौन है, क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल
कहता है कि तीसरी कक्षा में सभी छात्रों के एक पंक्ति में बैठा है। रवि आगे से 21वें स्थान पर, वरुण पीछे से 14वें स्थान पर, रवि और वरुण के बीच में 13 स्थान है, तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना है इस सवाल में, सब एक ही लाइन में बैठल है तो सबके जोड़ दो। सब अलग अलग लड़का है, तो 21 प्लस 14 प्लस क्या हो जाएगा? 13। तो जोड़ी कितना आता है? तो 4 3 7 1 8, यूनिट डिजिट तो 8 होगा, एक ही में 48। चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 4, 48 इज द राइट आंसर। इस पूरी पंक्ति में क्या है? 48 लड़के बैठे। अगला सवाल। अरे भाई साहब, एक आध सवाल आपके लिए भी आ ही जाता है। इतना सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ना, तो मैं इसमें बना ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है। देखते हैं किसमें है दम, बाजीराव सिंघम। जो कमेंट करेंगे, सवाल एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा हम हट के पानी वानी भी पी लेते हैं। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। शानदार सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट का, आपके पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आएंगे, ठीक है। चलो 20 नंबर सवाल, हाँ इधर है ना जगह। कहता है कि 6 मित्र जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ले भाई, उत्तर की ओर मुंह करे तो समझिए कि हम लोग जिस डायरेक्शन में है ऐसे ही जाएगा, सीधे ऐसे, ठीक है। तो उत्तर की ओर मुंह करके। कितने व्यक्ति हैं? 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि जी और आई अंतिम छोर पे है, तो जी यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ है, यहाँ भी जी हो सकता है, और यहाँ भी आई हो सकता है। ये कंपल्सरी मेरा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कहता आई जो है, अच्छा के जो है जे और एल और जे का पड़ोसी है। एच जो है जो जी के ठीक दाईं ओर है। ये वाला मेरा क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाईं ओर है तो हम लोग ऐसे हैं, तो दाईं ओर इधर से तो जी अगर रहेगा तो उधर नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स जी यहाँ ही है, तो जी के दाईं ओर कौन है? ठीक, एच हो गया। कहता है आगे कि एल जो है आई के बाईं ओर तीसरे है, आई के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पे एल हो जाएगा। अब बीच में बोलिए दिया था के जो है एल और जे का पड़ोसी है, तो दोनों के पड़ोसी कब होगा? जब बीच में रहेगा तब। हो गया मेरा 6 को 6 बैठ के मैच देख रहा है मजे से। तो क्या कह रहा है? के के बाएं दूसरा कौन है? के सब उत्तर की ओर है ना, मुंह करके देख रहा है, तो बाएं 1 2, एच होगा। एच इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ भी है, ए में भी एच है और डी में भी एच है। चलिए दो जगह ऑप्शन हो गया है, तो दोनों जगह सही है, ठीक है। अगला सवाल। अब 10 रीजनिंग का भी हो गया, 10 मैथ का भी हो गया। थोड़ा बहुत टाइम उसी में लगता है आपका, मैथ्स में ही। मैथ समझाना पड़ता है अच्छे से, रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं, तुरंत 10 मिनट में ही हो जाता है। आइए कंप्यूटर से 10 सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? बाकी सब चीज़ तो आप जानवे करते हैं कि कौन किसने किया, जरा ये बता दीजिए कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। बहुत लोग चार्ल्स बेबेज मार के यहाँ पे निकल जाएंगे, है ना, उनको लगेगा कि क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं तो बेसिक आर्किटेक्चर वही होंगे, मार के निकल जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चार्ल्स बेबेज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले क्या किया था? कैलकुलेटर का प्रयोग किए थे। कहते हैं कि गार्डन मूर है ना, द डेंसिटी ऑफ माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स की जो डेंसिटी है उन्होंने कौन डिजाइन किया था? किसने बताया था? इसी ने बताया था। कौन? गार्डन मूर, है ना, और को फाउंडर रह चुके हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन, याद रखना है, ठीक है। और बाकी तो है ही, आप चार्ल्स बेबेज के बारे में जानते हैं, पास्कल के बारे में जानते हैं, गॉर्डन मूर के बारे में जान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ माइक्रोचिप्स का आविष्कार किया था इन्होंने, ठीक है। कहता है कि यदि आप कंट्रोल प्लस ESC शॉर्टकट दी दबाते हैं तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस ESC दबाएंगे तो क्या होगा? विल ओपन द विंडोज स्टार्ट मेनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज स्टार्ट मेनू पर आप चले जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। शॉर्टकट की हमेशा, है ना, मैं तो असाइनमेंट भी प्रोवाइड करा चुका हूँ लोगों को। जिनको नहीं पता है टेलीग्राम में जाइए, आप कंप्यूटर से फुल फॉर्म और क्या
शॉर्टकट की नहीं, मतलब कि शॉर्टकट की जो है जितने भी है उनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से पेपर में सवाल बनेगा। मेंस में 17,000 लड़के जो हैं यूआर से बैठेंगे 42,000 में, तो समझिए सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल से होगा जी, तगड़ा। अगला सवाल कह रहा है कि स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो क्या है कि फंक्शन की जो है F से लेके 12 तक तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट में देख रहे हैं, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए हम लोग करते हैं F5 का इस्तेमाल करते हैं। F5 का हम लोग किस लिए करते हैं, रिफ्रेश के लिए भी करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि F4 का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए होगा, रिपीट या रेडो के लिए, है ना, किसी चीज को दोहराने के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट 3 पॉइंट की बात करें, F6 जो है मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन वेब ब्राउजर। ठीक है, F6 का याद कर लीजिएगा, मूव द कर्सर टू एड्रेस बार इन वेब ब्राउजर। और कहता है F7, तो ये तो यूनिवर्सल हो गया स्पेल चेक के लिए। तो यह जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो होता है किसमें है, पावर पॉइंट में होता है। और F5 दाएंगे तो क्या होगा, स्लाइड शो चलने लगेगा, तो यहाँ पे F5 हो जाएगा, ना कि हल्ला करने लगेगा सर F5 से तो रिफ्रेश होता है। हम कहाँ करें कि रिफ्रेश नहीं हो, लेकिन देखोगे भी तो कहाँ, यह किसमें है, पावर पॉइंट में है। ठीक है, F4 किसके लिए, रिपीट चाहे रेडो के लिए। F6 मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन वेब ब्राउजर। और F7 तो है क्या है, स्पेल चेक। कहता है कि MS एक्सेल में सेलों के समूह को क्या कहा जाता है। आप तैयारी में लगे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए दिन में है ना, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ जाइए। बेसिक फंडामेंटल हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मेमोरी हो गया, वायरस हो गया, उसके बाद आपका MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है ना, उसके बाद इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है। यहाँ सबसे सवाल बन सकता है पेपर में, इसी चैप्टर को छोड़िए नहीं। कहता है कि MS एक्सेल में सेलों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है, रेंज। पिवोट टेबल क्या है, कंप्यूटर के कोई अच्छे जानकार व्यक्ति होंगे तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, व्हाट इज पिवोट टेबल। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि MS एक्सेल में फार्मूला त्रुटि होने पे कौन सा चिन्ह प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में किसी प्रकार का त्रुटि आ गया तो ए वाला प्रदर्शन करेगा, हच। ठीक है, यह जो है डॉलर का, ये किसके लिए है, इंडिकेट द एब्सोल्यूट एड्रेस या रेफरेंस। ठीक है, पहला ही नंबर सेट में जब हम स्टार्ट किए थे वॉल्यूम 1 में, तो सेट नंबर 1 में दिए थे। ठीक है, कि MS एक्सेल में क्या होता है, एब्सोल्यूट एड्रेस या रेफरेंस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सवाल मैंने दिया था, जब खत्म हुआ तो मैंने ये दे दिया कि कौन सा चिन्ह है फार्मूला के त्रुटि होने पर मतलब शो करता है, इधर हैच हो गया। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं। वेब पेज लिखे जाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML में, इसमें HTML में। अच्छा, आप लोग का काम है, ऐसे तो फुल फॉर्म बड़ा इजी है सब क्या करना, लेकिन आप FTP का, HTTP का और URL का क्या करें, कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म क्या होगा वो हमें लिख के बताइए। ठीक है, HTML का भी बता दीजिएगा। यह तो है क्या कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है, तो HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए एक्सेल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को एक सिंगल स्ट्रिंग में जोड़ने का एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, कॉनकैटिनेट, है ना, कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत लोग मर्ज मार के निकल जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना, कौन होगा, कॉनकैटिनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि CPU और रैम के बीच में स्थित होता है। कहता है कि CPU और रैम के बीच में जो होता है, स्थिर होता है, वो कौन होता है, कैश मेमोरी होता है। तो कैश मेमोरी क्या करता है, जो बफरिंग होता है उसको कम करने का काम करता है, स्पीड को बूस्टअप करता है। किसके बीच में, CPU और रैम के बीच में। आपको कहीं कहीं ऐसे भी दे देगा। ठीक है, कि मदरबोर्ड और इसके बीच में कौन करता है कम्युनिकेशन, ये जो बफरिंग का कम करता है, तो क्या होगा, कैश मेमोरी होगा। मेमोरी भी एक अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सटर्नल मेमोरी जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो नॉन वोलाटाइल हो, जो डिस्ट्रॉय ना हो। और फ्लैश मेमोरी का क्या एग्जांपल है, USB है, मेमोरी कार्ड है, SSD है। ठीक है, पूछता रहता है कि इनमें से कौन फ्लैश मेमोरी है, तो देख लेना है। USB है, मेमोरी कार्ड से SSD वगैरह क्या है, सब फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। CPU और रैम के बीच में कौन स्थित होता है, कैश मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल
कहता है आपके कंप्यूटर को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं, Alt + F4 डालेंगे तो क्या होगा, मेरा स्क्रीन पर आएगा शट डाउन का ऑप्शन, और इंटर मार के क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन उसके अलावा भी है कि Ctrl + F5, ये चारों ऑप्शन को तो भी देख लेना है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से, तब ना जाके बात बनेगी। तो कहता है कि आपके कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो आपको पता है क्या, कि Alt + F4 होगा। ठीक है, Alt प्लस क्या होगा, F4 होगा। लेकिन यह है कि Ctrl + F5 ये जो इस्तेमाल किया जाता है कि हार्ड रिफ्रेश के लिए, फोर्स रिफ्रेश के लिए ऑफ ए वेब पेज इन वेब ब्राउजर। ठीक है, कि जब हमें फोर्स रिफ्रेश करना होगा पेज पे इन वेब ब्राउजर में किसी वेब पेज का, तो क्या करेंगे, Ctrl + F5 प्रेस करेंगे। Ctrl + F4 किसके लिए होता है, क्लोज द एक्टिव टैब और विंडोज विद एन एप्लीकेशन। ठीक है, Ctrl + F4, देखिए Alt + F4 था तो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। Ctrl + F4 है तो क्लोज द एक्टिव टैब या फिर विंडो, है ना, विद इन एन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग रन कर रहे हैं तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl + F4। Alt + F5 जो है, ठीक है, स्विच प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट में कोई व्यू चल रहा होगा तो उसको स्विच करने के लिए क्या करते हैं, Alt + F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगला कहता है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम जो करते हैं और पासवर्ड का वेरिफिकेशन करते हैं वो किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नहीं जानिएगा तो आइडेंटिफिकेशन मार के निकल जाएगा तो गलत ना हो जाएगा। यह होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी तक हमने क्या लिया, 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 कंप्यूटर, और थोड़ी ही देर में हम लोग क्या कर लेंगे, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म, 15 जीके जीएस, और उसके बाद देख लेना है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव मजेदार सेशन। ठीक है, भारतीय सरकार। चलिए अगला है स्लाइड में, कहता है कि OSI, ठीक है, OSI का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। याद कर लेना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, बहुत लोग इंटरफेस मार के निकल जाते हैं तो वहां पे फंस जाएंगे। आपको क्या करना है, एक एक चीज लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग तक गलती नहीं होना चाहिए। तो OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कहता है OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होगा। ठीक है, कहता है CLI, इसका 2 होता है, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों में से दोनों याद कर लेना है। कहता है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, CLI कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब अगला जो है 15 सवाल, आपका 5 स्लाइड में खत्म हो जाएगा। एक स्लाइड में कितना रहता है, 3 सवाल। तो कहता है कि किस वेद में 10 राग है ना, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है, तो क्या है, ऋग्वेद में है। किसमें है, ऋग्वेद में है। कौन नदी के किनारे, जरा इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, तभी ना हमें पता चलेगा कि आपका जीके जीएस भी बढ़िया है। कहता है कि दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया सैनिकों का जो नगद भुगतान की व्यवस्था है किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, हा हो। ठीक है, अलाउद्दीन क्या होगा, खिलजी होगा। इसने क्या किया था, दाग और हुलिया का जो प्रथा है उसको लागू किया था, किसके लिए, सैनिकों के लिए। कहता कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह। कौन थे, NK सिंह। ठीक है, 16 में कौन बनेंगे, जरा इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहता है DP धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च किया गया था। देखिए अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं आपको बिल्कुल पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, एक पंचवर्षीय योजना आयोग पढ़ लेना, एक सेंसेक्स पढ़ लेना, एक कौन खेल किस कप से संबंधित है ये देख लेना, एक लेटेस्ट में नियुक्ति देख लेना, और बाकी सब सारी चीजें जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहना। बट इतना 4 चीज जरूर करके जाना ताकि कुछ तो सवाल बने। तो DP धर वाला कितना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कहता है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। जरा इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि किसने किया था। ठीक है, किसने किया था, इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में।
कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था, मुख्य रूप से किस प्रांत में चालू हुआ था? तो रैयतवाड़ी मद्रास और बॉम्बे वाला क्षेत्र में हुआ था। पहले बात थी मद्रास में, फिर कहाँ? बॉम्बे वाला क्षेत्र। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आपके सिलेबस में भारतीय संविधान दिया हुआ है, तो पॉलिटी को स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी बचे हुए दिन में क्या करें? पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें। तो डीपीएसपी राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया। ठीक है, देखिए कप वाला मैंने दे दिया ना। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। रोवर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। किससे? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। अगला कह रहा जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। स्टूडेंट लाइफ में लोग गैस पे खाना बनाते हैं ना, देखिएगा क्या होगा, जब गैस खत्म होने लगेगा तब पीला पीला ज्यादा जलने लगेगा। अनसैचुरेटेड होता है ना, वही है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे तो कैसा अथी आएगा? जलेगा, पीला जलेगा। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद क्या होगा? 137। तो न्यायालय संबंधी जितने भी क्या है आर्टिकल है वो तो कम से कम पढ़ ले भाई, यहां से तो सवाल बन सकता है। अगला कहता है कि किसने अपनी करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो को शुरू किया था? तो उषा मेहता जी थे, है ना, अपने बहुत सारे थे इसमें, और इनका भी नाम आएगा। किनका नाम आएगा जरा कमेंट बॉक्स में जवाब देना, जिनका दरोगा की तैयारी करते हैं। तो उषा मेहता थे, अपने साथियों के साथ क्या गए थे? रेडियो पर प्रसारण करते थे, गुप्त कांग्रेस रेडियो, है ना। कहता कि आध्यात्मिक एवं सत्य की खोज के लिए तत्बोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? तो ये भी देख लेना है, 10-12 ही होंगे कुछ ऐसे सभा जिनके क्या है, कुछ ना कुछ फाउंडर हैं, तो देख लेना है। तो तत्बोधनी समाज सभा के कौन है? देवेंद्रनाथ क्या है? टैगोर हैं। तत्बोधनी समाज के क्या है? सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। करंट अफेयर्स दे दिए हैं कि जनवरी 2024 में भारत का पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, पूर्ण बालिका, है ना, हमारी छोरियां छोरे से कम है कि? वही वाला बात है। तो पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल आ गया कहाँ? वृंदावन यूपी में। कहाँ? वृंदावन यूपी में। कहता है कि ये गेम से दे दिया, गेम भी देखना है कि कौन गेम कहाँ हुआ था, किसमें कौन मेडल लाया है, ये भी थोड़ा देखना। बिहार के अगर कोई खिलाड़ी है ना, उसका भी नाम जानने का। ठीक है, तो कह रहा है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में। तो यह आपका शानदार सेशन रहा। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की क्लासें चलेंगी भारतीय सर के द्वारा। देखो 20 सेट है, पूरा का पूरा मेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन है। एक सेट को देखने में आपको 2 घंटे भी टाइम लगता है, तो 40 घंटे पूरा का पूरा गेम फ्लिप कर देगा। ठीक है, इस चलते वीडियो को पूरा देखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। ठीक है।